देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे और स्क्रीनशॉट है। यस यस मैम। मैम। तो देखो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है वो पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर नॉर्मली क्या है ना, देखो हम पहले एक डेफिनेशन लिखवा देते फिर हम समझा देते, कुछ पॉइंट्स है लिखवा देते हैं कि हमें समझने में आसानी होगा। जैसे कि इंडेक्स नंबर आर convenient devices for measuring relative changes generally in percentage bracket close of differences from time to time or from place to place। ये डेफिनेशन है, ये रटने का भी जरूरत नहीं, ये कोई एग्जाम में आने वाला पॉइंट भी नहीं है कि हमें कोई डेफिनेशन दे दे, क्योंकि हमारा तो एमसीक्यू पैटर्न है। तो जो भी हो, इंडेक्स नंबर का क्या डेफिनेशन आया है, देखो इंडेक्स नंबर जो है वो एक डिवाइस है, ठीक है, कन्वीनियंट डिवाइस है फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस। रिलेटिव का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है वैल्यू, रिलेटिव का मतलब होता है परसेंटेज। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें परसेंटेज चेंज को मेजर करने में हेल्प करता है। और क्या चेंजेस को हेल्प करेगा, जो डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे उस डेटा का डिफरेंसेस। अब वो डिफरेंसेस टाइम टू टाइम भी हो सकता है, प्लेस टू प्लेस भी हो सकता है। मतलब डेफिनेशन से तो देखो यही पता चल रहा है, अगर डेफिनेशन को थोड़ा हम लोग जो है तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो वही बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग नॉर्मली इंडेक्स नंबर क्यों यूज करते हैं वो हम जनरल बता रहे हैं। देखो ये तो डेफिनेशन है, इंडेक्स नंबर हम लोग जनरली यूज जो करते हैं ना, वो अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों का मेजरमेंट, स्पेशली जो है प्राइस। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी चीजों का प्राइस का चेंजेस को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो इजी तरीके से मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस बोलो या फिर एक क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं जिसको इंडेक्स नंबर बोला जाता है। इंडेक्स नंबर हमारे मेजरमेंट के वे आउट को जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड कर देता है। क्यों करता है, अब एक एग्जांपल देने से तुम लोग समझोगे। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल बोल रहे, तुम लोगों ने शेयर मार्केट का अगर थोड़ा बहुत शेयर मार्केट सुने हो तो उसमें निफ्टी टर्म सुने होंगे, ठीक है, निफ्टी, ठीक है। निफ्टी क्या है पता है, निफ्टी है शेयर मार्केट का इंडेक्स। ठीक है, ये देखो शेयर मार्केट का क्या है, इंडेक्स है। अच्छा अब इंडेक्स मतलब एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें ये बताएगा कि शेयर्स का वैल्यूज कैसे चल रहा है। ठीक है, अब निफ्टी को ना एक्चुअली निफ्टी 50 बोला जाता है। ठीक है, निफ्टी जो है निफ्टी 50 बोला जाता है। एक्चुअली इसमें कौन से शेयर्स के वैल्यूज हमें दिखते हैं, टॉप 50 शेयर्स के। ठीक है, हमारे कंट्री के टॉप 50 शेयर्स जो है, अब टॉप 50 शेयर्स कौन सा होगा, जो टॉप 50 कंपनी है उनका ही शेयर्स टॉप 50 होगा। टॉप 50 कंपनी का टॉप 50 शेयर्स का जो है मूवमेंट मूवमेंट हमें बताने के लिए ये इंडेक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इससे हम लोग शेयर्स का मूवमेंट पता कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये जो टॉप 50 शेयर्स का हमें मूवमेंट बताता है, ये भी एक, ये निफ्टी जो है ये खुद एक इंडेक्स है। अब इसका यूज कैसे होता है, देखो एक्चुअली शेयर का प्राइस अगर हम लोग डे टू डे बेसिस पे देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, मतलब पर डे कितना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, फिर पर डे बोलो, पर वीक बोलो या पर मंथ, जैसे कोई भी शेयर का प्राइस दिखाते हैं तुम लोग को, देखो कितना फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि मान लो हम दिखाते हैं टाटा
स्टील शेयर प्राइस, चलो इसी को, ये आ गया सामने, चलो इसी को देखते हैं। देखो ये देखो एक दिन में कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। ये देखो पहले यहाँ पर कुछ एक प्राइस दिखेगा, जैसे मूव करेंगे ना, ये देखो 153, 153.5752 ऐसे करके देखो सेकंड सेकंड में फ्लक्चुएट करता है पर डे, ठीक है। 5 डेज का फ्लक्चुएशंस देखो, ठीक है। फिर 1 मंथ का फ्लक्चुएशंस देखो, 6 मंथ्स का फ्लक्चुएशंस देखो, ठीक है। ये 1 साल का है, ये 1 साल का है, ये 5 साल का है। इस तरीके से जो है फ्लक्चुएशन बता रहा है। नेटवर्क इश्यूज होगा इसीलिए नहीं ज्वाइन होता है। देखते हैं, 2 सेकंड रुक जाओ, अगर हो जाए तो ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर हम वही बता रहे, कितने कितने सारे वैल्यूज हो जाएंगे ना अगर हम लोग चेंजेस पता करने जाए, ठीक है, किसी एक टाइम बेसिस पे, जैसे कि पर डे बेसिस पे या फिर पर वीक बेसिस पे या मंथ बेसिस पे, तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करके उसका डिफरेंसेस निकालना ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक कन्वीनियंट डिवाइस यानी कि हम लोग इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं, जिसमें देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में डिफाइन करके जो चेंजेस है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दिखाएंगे कैसे करके ये इजी होता है। इतना समझो कि अगर हम लोग इंडेक्स नंबर यूज करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू को हम लोग बहुत ही आसानी से उसमें डिफरेंसेस क्या हुआ है वो बता सकते हैं। और हमारे लिए रेलिवेंट जो है टाइम टू टाइम है। प्लेस टू प्लेस वाला जो डिफरेंसेस है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। किसी के भी सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है। हमारा जो भी क्वेश्चन आता है टाइम टू टाइम बेसिस पे ही आता है। और टाइम टू टाइम का मतलब जैसे देखो ये डेज बेसिस, मंथ बेसिस, ठीक है, ये टाइम टू टाइम हो गया। ईयर टू ईयर हो सकता है, टाइम मतलब वही डे वीक मंथ ईयर, ठीक है। और प्लेस टू प्लेस का मतलब कोई प्रोडक्ट मान लो हम लोग अगर इंडिया में ले रहे हैं तो उसका क्या प्राइस है, अगर बाहर से ले रहे हैं तो क्या है, इस तरीके का चेंजेस। तो प्लेस टू प्लेस, या फिर इस स्टेट में उस चीज का वैल्यू कितना है, दूसरे स्टेट में कितना है, तो ये प्लेस टू प्लेस। लेकिन प्लेस टू प्लेस पे हमें क्वेश्चन नहीं आता है, हमें जो है टाइम टू टाइम पे ही आता है। लेकिन पहले हम तुम लोग को थोड़ा सा इंडेक्स नंबर का ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहे हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे रिलेटिव यानी कि परसेंटेज चेंजेस को बताता है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी 50 है वो 50 टॉप शेयर्स का वैल्यू को हमें क्या करता है, कवर करके देता है, ठीक है। और वो भी कैसे देता है, परसेंटेज में। और इसमें बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर बेसिस पे बना हुआ है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू को, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब देखो ऐसे अगर हम लोग वैल्यू लेंगे 1 साल का, मान लो किसी शेयर का लेंगे तो लाख और करोड़ वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। और इतने ह्यूज वैल्यू को हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल मैटर है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है और कंपैरिजन जो है वो इजी भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वीक वैल्यूज को इंडेक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग वीक वैल्यूज को अगर इंडेक्स में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कैसे करके हो सकता है, मतलब बेसिकली बड़े बड़े वैल्यूज को हम लोग छोटे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, तो हम तुम लोग को एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये वैल्यू हमारा कैसे कम हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये एक इंडेक्स नंबर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो जैसे दे रहे हैं, मान लो शेयर प्राइस जो है किसी भी एक कंपनी का 2019 में था, मान लो ₹200, ठीक है। और 2000 मान लो 24 में ये प्राइस हो गया है 340, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि चेंजेस कितना हुआ है तो हम लोग कैसे बताएंगे, चेंजेस हुआ है 340 -200 यानी 140, ठीक है। अच्छा अब ये चेंजेस कितने टाइम के गैप में हुआ है, आफ्टर 5 years,
ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स। अब अगर मुझे कोई बोले कि एब्सोल्यूट चेंजेस क्या है, तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंजेस जो है वो तो मेरा यही है 140, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है वैल्यू में चेंजेस, ठीक है। 340 बन गया है 200 से, तो ये वैल्यू में चेंजेस हो गया, इसको बोलते हैं वैल्यू गेन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू गेन, ये हम लोग वैल्यू में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको परसेंटेज में बताना चाहे तो कैसे बताएंगे इसको? अगर परसेंटेज में बताते हैं तो उसको बोला जाता है रिलेटिव मेजरमेंट, ठीक है। परसेंटेज के मेजरमेंट को बोला जाता है रिलेटिव चेंजेस, ठीक है। रिलेटिव चेंजेस यानी परसेंटेज में चेंजेस बताओ। तो 140 हुआ है आउट ऑफ कितना, 200 या 340, ये बताओ। ये रिलेटिव चेंजेस जो हम लोग निकालेंगे तो परसेंटेज में मुझे चेंजेस निकालना है, तो मुझे एक चीज बोलो, आउट ऑफ कितना ये 140 इंक्रीज हुआ है, आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ 340? 200। 200 ऑब्वियसली, 200 से 340 बना है, मतलब इसमें एडिशन हुआ होगा 140 का, तब ना वो 340 हुआ है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? तो इसका परसेंटेज चेंज हम लोग का हो गया 70%, ठीक है। तो ये तो एक परसेंटेज में फाइंड आउट करने का तरीका है, लेकिन ये तो देखो दो पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोगों ने निकाला, लेकिन जब ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू होगा तो हम लोग इसी परसेंटेज का एक शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। इस शॉर्टकट का ही नाम है इंडेक्स नंबर, ठीक है। परसेंटेज में ही हम लोग चेंजेस निकालेंगे, लेकिन कोई एक दो वैल्यू का नहीं, सीरीज ऑफ वैल्यूज का, ठीक है। और सीरीज ऑफ वैल्यूज जब होता है तब इस तरीके से एक एक वैल्यू को लेके कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है, तो एक शॉर्टकट मेथड होता है जिससे हम लोग यही परसेंटेज को निकालेंगे जिसको इंडेक्स नंबर बोला जाता है। तो मैंने वही लिखवाया है, देखो इंडेक्स नंबर एक कन्वीनियंट डिवाइस है जो रिलेटिव चेंजेस को मेजर करेगा, यानी परसेंटेज को। अब देखो जैसे इसमें कैसे होगा, इंडेक्स नंबर का रूल्स क्या है, हम ये देखो यहाँ ह्यूज प्राइस तो लेके हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम तुम लोग को एक नॉर्मल कंसेप्ट बता रहे हैं। देखो इंडेक्स नंबर का रूल्स क्या है, इंडेक्स नंबर में हम लोग एक ईयर को बेस मान लेते हैं, ठीक है, एक बेस ईयर मानते हैं। नॉर्मली जो पास्ट ईयर होता है उसे बेस मानते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 19 और 24 में बेस ईयर मेरा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना वाला है, जो करंट है उसको हम लोग करंट ईयर बोलेंगे, ठीक है। ये बेस ईयर और ये करंट ईयर। अब हम लोग हमेशा जिसको बेस ईयर मानेंगे, मतलब जिसको बेस ईयर मान लिया, उसी बेसिस पे सारी चीजों का मुझे प्राइजेस का चेंजेस फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम 2019 को बेस मानते हैं तो 19 से 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके जितने भी टाइम पीरियड जाएंगे, ठीक है, वो सभी को हम 2019 के बेसिस पे मेजर करेंगे। क्या उसमें भी मेरा ये 70% आएगा? आएगा। देखो बेस ईयर का वैल्यू हमेशा 100 मानना है, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर का रूल्स है, जैसे हर एक चीज का अपना अपना रूल्स होता है ना, तो इंडेक्स नंबर ये बोलता है कि जिस भी ईयर को बेस मानोगे उसको 100 मान लो। अब 100 मानने का कारण क्या है, क्योंकि हम लोग हर बार का वैल्यू जो फ्लक्चुएट हो रहा है सारे वैल्यूज को लेके तो नहीं करना चाहते, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेस ईयर लेंगे जिसको हम लोग 100 मानेंगे। अब तुम लोग देखो यहाँ पर कैसे करके सेम चेंजेस हमें मिल रहा है। तो अब मुझे क्या निकालना है, अगर मेरा बेस ईयर 100 है तब उसका वैल्यू 200 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा यहाँ पर वैल्यू जो है करंट ईयर में 340 हुआ है, ठीक है, मेरा बात समझो। बेस ईयर अगर मेरा 100 है तो वैल्यू 200 है, प्राइस, शेयर का प्राइस। तो अगर मेरा शेयर का प्राइस अभी 340 हुआ है तो करंट ईयर में उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब ये इंडेक्स वैल्यू कितना होगा। ये बेस ईयर का क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, करेंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू। करेंट ईयर का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इंडेक्स वैल्यू, जो कि मेरा परसेंटेज में आएगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते, देखो जब मेरा इंडेक्स वैल्यू 100 है तो मेरा एक्चुअल वैल्यू कितना है, 200। तो 1 होने पे कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 100, तो 340 होने पे मेरा इंडेक्स वैल्यू कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने रुपीज साइन लगाया, कंफ्यूजन ना हो हम हटा देते हैं। यहाँ पर हो गया 340, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, 100। एक मिनट, मुझे तो बेस निकालना था ना, मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड, ये पहला वाला उल्टा लिख दिया है। देखो जब मेरा यहाँ पर वैल्यू जो है रुपीस जो है वो 200 है, तब इंडेक्स कितना है, 100, ठीक है। तो 1 होने से 100/200, तो 340 होने से, अगर मेरा शेयर प्राइस यहाँ पर लिख देते हैं शेयर प्राइस, और ये इंडेक्स
वैल्यू, ठीक है। तो शेयर प्राइस जब 200 है तब मैंने उसका बेस मान लिया है 100, तो उस बेसिस पे अगर चलते हैं कि 200 अगर 100 है तो 340 कितना होगा, ये देखो 70%, ठीक है। मैंने बोला ना परसेंटेज में निकलेगा, ये देखो यहां पर भी हम लोगों ने निकाल लिया 70%, यहां पर भी आ गया 70%। और वैसे भी इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है, चेंजेस बताता है परसेंटेज में, मतलब शेयर का चेंजेस परसेंटेज में कितना हुआ है 70%। लेकिन इसको हम लोगों ने अलग तरीके से निकाला, हम लोगों ने वैल्यूज को यूज नहीं किया, हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पर जैसे कि वैल्यूज के चेंजेस को लेके हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्स को यूज करके किया, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर का यूज होता है, ठीक है। तुम लोगों को ये जस्ट हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, तुम लोग का क्वेश्चन जो है अलग तरीके का आएगा, एकदम एग्जैक्ट इस तरीके का नहीं आएगा। हम पहले ये कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा डिवाइस है बेसिकली जो हमारे परसेंटेज को और एक मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। और क्यों हम लोग ये करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का जब डिफरेंसेस निकालना होता है तो हमारे लिए जो है इंडेक्स नंबर ही जो है बेनिफिट देगा, क्योंकि इतने सारे डेटा को हम लोग एक एक करके चेंजेस निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा और लिखो यहां पर, सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स which show relative position, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर के नीचे पॉइंट, ठीक है, ये डेफिनेशन, उसके साथ ये और एक पॉइंट एडेड है कि हम लोग कैसे करके रिलेटिव मेजर करते हैं। हमारे पास सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स होता है जिसका हम लोग रिलेटिव पोजीशन यानी कि परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करते हैं। अब किस चीज का सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स हो सकता है, नॉर्मली प्राइस का, यहां पर हम लोग प्राइस का पढ़ेंगे, शेयर का प्राइस हो या फिर कोई कॉमोडिटी का प्राइस हो, किसी भी चीजों का प्राइस का, ठीक है, हम लोग उसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर इंडेक्स नंबर शो, इंडेक्स नंबर शो परसेंटेज चेंजेस rather than absolute amount, rather than absolute amount, ये तो मैंने पहले भी बोला, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या है, हमें वैल्यू को चेंजेस नहीं बताएगा, वैल्यू का चेंजेस नहीं बताएगा कि 140 चेंजेस है, परसेंटेज चेंज बताएगा, ठीक है। ये कभी भी हम लोग को वैल्यू चेंजेस नहीं बताता है, परसेंटेज चेंजेस बताएगा, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब इंडेक्स नंबर जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें काफी सारे चीजों का ध्यान रखना है, मेनली 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो होता है डेटा सिलेक्शन, ठीक है, देखो यहां पर लिख रहा है पहला क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया क्या क्या है, इंडेक्स नंबर जब हम लोग बनाएंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। पहला है डेटा सिलेक्शन, तो डेटा सिलेक्शन में हमें क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स इज यूज्ड। मतलब हम लोग को पहला क्राइटेरिया क्या है, हमें देखना है हम लोग किस पर्पस के लिए जो है डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि अगर देखोगे कि जैसे देखो एक होता है हम लोग का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, सीपीआई बोलते हैं, ठीक है, एक हम लोग का ना ऐसा प्राइस इंडेक्स होता है, देखो सीपीआई, सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हमें किस चीज के लिए हेल्प करता है पता है, ये हमारे इन्फ्लेशन को ट्रैक करने में हेल्प करता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को ट्रैक कर सकते हैं इससे, ठीक है। और ये जो है ना एवरी मंथ जो है, ये एवरी मंथ रिलीज होता है, ये सीपीआई का जो डेटा है ना वो एवरी मंथ रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर हमें इन्फ्लेशन का पता करना है, ठीक है, अब इन्फ्लेशन का अगर पता करना है तो देखो एक सीपीआई भी होता है, एक डब्ल्यूपीआई भी होता है। सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई का मतलब
होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, B2B होता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और सीपीआई का मतलब क्या होता है, B2C होता है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि नाम क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन पता करना है तो ऑब्वियसली मुझे कंज्यूमर वाला डेटा कलेक्ट करना चाहिए, तभी हम इन्फ्लेशन को ट्रैक कर पाएंगे। बिजनेस मतलब रिटेल मार्केट, होलसेलर और रिटेल मार्केट के अंदर जो हो रहा है, जैसे कि WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इससे थोड़ी ना हम लोग इन्फ्लेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें सीपीआई देखना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें इन्फ्लेशन ट्रैक करना है, तो फिर हमें B2C वाला डेटा कलेक्ट करना चाहिए। तो वही बोल रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स इज यूज्ड। हम लोग किस वजह से इंडेक्स नंबर क्रिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें डेटा सिलेक्शन करना चाहिए। अगर हम लोग डेटा सिलेक्शन को ही गलत कर देते हैं तो क्या होगा, हम लोग का इंडेक्स नंबर भी मिसलीडिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि डेटा ही अगर गलत सिलेक्ट किया तो फिर इंडेक्स नंबर भी हम लोग का गलत आएगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी डेटा सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये समझ के ही सिलेक्ट करना चाहिए कि हम लोग किस वजह से डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे, इंडेक्स नंबर आर ऑफन, इंडेक्स नंबर आर ऑफन constructed from sample, comma, random sampling, बता देते हैं क्या होता है, and if needed, if need be a stratified random sampling can be used to ensure that sample is representative। बताते हैं ये वाला चीज क्या है। पहले तो डेटा सिलेक्शन का फर्स्ट चीज मैंने ये बोला कि हमें डेटा सिलेक्ट करने के पहले हर बार ये चेक कर लेना चाहिए हम लोग किस पर्पस के लिए डेटा का सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर पर्पस कुछ और है, डेटा कुछ और सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इंडेक्स नंबर मिसलीडिंग आएगा। फिर बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंपल, ठीक है। तो ऑब्वियसली सैंपलिंग तो करना ही पड़ेगा, मतलब सैंपल का मतलब होता है, देखो इतने बड़े देश में, ठीक है, क्या हम लोग डेटा को जब कलेक्ट करेंगे, क्या हमारे लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सैंपल ही लेना पड़ता है, ठीक है। सैंपल के हिसाब से ही हम लोग बताते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमारे सर्वे आता है ना, वो सैंपल के हिसाब से ही आता है, ठीक है। जब भी कुछ भी सर्वे होता है, लाइक कितने लोग हमारे देश में जो है शिक्षित है, कितने नहीं है, ठीक है, ये जो सर्वे होता है ना, ये सब जो है सैंपल बेसिस पे ही होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंपल, सैंपल से ही हम लोग इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन सैंपल भी सही होना चाहिए, हम लोग जो सैंपल ले रहे हैं वो भी हम लोगों का सही होना चाहिए। जैसे कि बोलो कि बोल रहे रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, मतलब रैंडमली हम लोग सैंपल क्रिएट कर रहे हैं, ये भी ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी हमें करना चाहिए। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है, जैसे देखो हम ये वाला बात का मतलब बताते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को मान लो कि अपना सीपीआई इंडेक्स जो है वो बनाना है, गवर्नमेंट हर मंथ पब्लिश करती है, अगर तुम लोग गूगल करोगे सीपीआई इंडेक्स तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए हर एक मार्केट में जाके हर एक वैल्यू को, हर एक कॉमोडिटी का, कितना सारा कॉमोडिटी होता है, चलो हम तुम लोग को दिखाते हैं। एक देखो सीपीआई इंडेक्स हम तुम लोगों को दिखाते हैं, अगर मिल जाता है मुझे तो तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसे लिखते हैं, देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। देखते हैं क्या दिखाता है। ये तो रिपोर्ट आ गया, खुल रहा है, टाइम ले रहा है, स्लो चल रहा है।
लीस्ट नहीं दिखा रहा है, लिस्ट दिखाता है, रुको शायद हम प्रॉपर साइट में नहीं जा रहे, इस वजह से नहीं दिखा रहा है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट वाला साइट होता है, चलो यहाँ मिल जाएगा लग रहा है। शायद इसमें कुछ डेटा वेटा भरना पड़ेगा तब दिखाएगा क्या। WIP होलसेल वाला देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स वो दिखाते हैं, ये तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तुम लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर साइट में जाना पड़ेगा, ठीक है। आ, यहाँ पर ये दिखा सकता है, देखते हैं। गवर्नमेंट वाला तो दिखा रहा है, बट डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है, दिखाना तो चाहिए। ये सब साइट बहुत स्लो चल रहा है, ये घूम ही जा रहा है। एक अगर दिख जाए तो तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखा देते, लेकिन खुले तब ना, और खुल रहा भी है तो ऑथेंटिक वाला मुझे नहीं मिल रहा। ये भी नहीं, एक पूरा ईयर, एक पूरा गवर्नमेंट वाला साइट होता है जिसमें लाइन बाय लाइन दिया हुआ रहता है, वो ये ऐसे ही रहेगा। ऑफिशियल साइट जो है वो होना चाहिए। ये तो इंफॉर्मेशन आ गया, ये देखो ऑल कॉमोडिटी प्रेस रिलीज है ना, मतलब जो डेटा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये भी दिखाना तो चाहिए। पता नहीं कुछ चेंजेस किया होगा, ठीक है हम नेक्स्ट दिन दिखा देंगे, ठीक है मुझे अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम लोग गूगल करोगे तो मिल जाएगा, तो वहां पर क्या रहता है ना, सारे कॉमोडिटी जैसे दाल चावल, ठीक है, बिस्किट्स वगैरह, हर एक चीज, ठीक है, तो ये सारे चीज रहता है। तो इंडेक्स नंबर जो देखो यहाँ पर हम वो बोल रहे थे कि हम लोग हमेशा सैम्पलिंग, तो देखो अब इतना बड़ा मार्केट है इंडियन मार्केट, ठीक है, हर एक मार्केट में जाके हर एक चीज का डेटा रैंडमली जो है कलेक्ट करना, वो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। इसमें भी हमारा जो डेटा है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और अगर हम लोग चाहे तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी कर सकते हैं। ये क्या होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हमें 1000 जो है विलेज का डेटा चाहिए, मान लो ये इंडिया में हमें क्या चाहिए, 1000 विलेजेस का डेटा चाहिए, ठीक है, 1000 विलेजेस का डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्या करेंगे ना, किसी एक मतलब किसी एक ही स्टेट से 5-6 विलेज का डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंडिया को स्टेट वाइज जो है डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, स्टेट वाइज डिवाइड कर लेंगे। अब जितने सारे भी स्टेट है, हर एक स्टेट से जो है हम लोग कुछ कुछ विलेज का डेटा लेंगे, मतलब सैंपलिंग कर रहे हैं ना। देखो हमारे लिए सारा चीज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर मान लो हम लोग एक ही स्टेट से जो है 300 विलेज का डेटा निकाल लिए, तो फिर हमारा सैंपलिंग उतना परफेक्ट नहीं होगा। अगर हम लोग पूरे देश में जितने भी स्टेट है, पहले हम लोग स्टेट वाइज डिवाइड कर लिया, अब स्टेट में कितने सारे विलेज है वो देखें, अब हर एक स्टेट से कितने सारे विलेज का सैंपल हमें कलेक्ट करना है वो हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग पार्ट पार्ट करके एनालिसिस कर सैंपल पिक करते हैं ना, तो सैंपल हमारा बहुत रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस तरीके के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। जब तुम लोग सैंपलिंग पढ़ोगे तो वहां पर ये सब टाइप ऑफ सैंपलिंग भी पढ़ना पड़ता है। तो वही हम बता रहे हैं कि सैंपल का मतलब क्या है। अब अगर मुझे 1000 विलेज से डेटा कलेक्ट करना है, तो मुझे उसमें कुछ लॉजिकली सोचना चाहिए कि हम एक ही जगह से क्यों करें, हम काफी सारे जगह से, या फिर सिर्फ नॉर्थ इंडिया से क्यों करें, सिर्फ साउथ से ही क्यों करें, या फिर ईस्ट से ही क्यों करें, मिला जुला के कर सकते हैं, ताकि मेरा एक सैंपल, अच्छा खासा सैंपल रेडी हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी कर सकते हैं। तो डेटा सिलेक्शन के टाइम पे हम लोग सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, सारा चीज सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का मतलब भी मैं बताया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, डेटा शुड बी डेटा शुड बी कंपेरेबल कंपेरेबल बाय ensuring consistency in selection method।
अच्छा, इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो कंपेरेबल होना चाहिए। अब कंपेरेबल कब होगा, जब हम लोग एक ही टाइप ऑफ डेटा के लिए सेम मेथड का यूज करेंगे। जैसे मान लो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इन्फ्लेशन के लिए डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए जो मेथड यूज किए हैं, हमें मान लो मंथली रिलीज होता है, मैंने जैसे अभी बोला सीपीआई जो हम लोग का मंथली रिलीज होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तुम लोग गूगल करोगे तो मिलेगा। तो अब मान लो हम लोगों ने ये जो मंथ है ये सितंबर चल रहा है, मान लो अगस्त में जैसे जो मेथड यूज किया था ये इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम लोग सितंबर में भी सेम मेथड का यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना, कंपेरेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट तरीके से निकलेगा, तो फिर कंपेरेबल नहीं होगा। तो बोल रहा है कि डेटा कंपेरेबल होना चाहिए, लगातार जो डेटा आते जाएगा, ठीक है। वो कंपेरेबल तभी होगा अगर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि डेटा जो कलेक्ट करने का तरीका या फिर उसके सिलेक्शन मेथड्स जो भी बोलो, वो हम लोग का कंसिस्टेंट होना चाहिए। तभी हम लोग का कलेक्टेड डेटा जो है वो टाइम बेसिस पे हम लोग का जो है कंपेरेबल होगा, अदरवाइज कंपेरेबल नहीं होगा। तो ये डेटा सिलेक्शन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेस पीरियड। तो बेस पीरियड के बारे में मैंने तुम लोग को भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं जिसको हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा, इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा। मतलब जिस टाइम को हम लोग बेस पीरियड मान लेते हैं उसी बेस पीरियड के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि देखो ये जो सीपीआई इंडेक्स है ना, इसका बेस ईयर जो है वो 2012 माना गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर तुम लोग देखोगे ना तो 2012 को 100 मान के उसी के बेसिस पे जो है सारे जो है कॉमोडिटी के प्राइजेस का चेंजेस निकाला गया है। तो ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसके थ्रू से हम लोग बाकी सारे डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। क्या ये हमें फिक्स रखना है कि 2012 भी रखना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5-7 साल में उसे चेंज किया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कब उनको चेंज करना है तो वो चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड हो गया। और बहुत पुराना साल भी हमें रखना नहीं होता है, ठीक है, ताकि कंपैरिजन बेकार हो जाए। जैसे अगर हम लोग 1880 का जो है ईयर रख रहे हैं बेस, ठीक है, तो आज के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो कुछ हमें सिमिलरिटीज मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कंपैरिजन बेकार हो जाएगा। तो वैसे ही क्या है, एक ऑथेंटिक टाइम पीरियड को हमें बेस पीरियड लेना पड़ता है, ठीक है। तो कंपैरिजन हम लोग बेस पीरियड के बेसिस पे करेंगे, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोगों का, इसको हम लोग और एक नाम से भी जान सकते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। अगर हमें कुछ भी कंपैरिजन करना है तो हम लोग 2012 के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 2012 को हमारा बेस मानते हैं, जिसको बेस मानोगे उसी के बेसिस पे होगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन जो बेस पीरियड होगा ना, द पीरियड शुड बी नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल होना चाहिए। क्यों? देखो, नॉर्मल का मतलब इसमें कोई स्पेशल इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे देखो कोविड वाला जो ईयर था, ठीक है, तो कोविड वाले ईयर को अगर हम लोग बेस मानेंगे और उसके बेसिस पे बाकी सारी चीजों का कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा कंपैरिजन बेकार निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल केस था, ऑन दैट मोमेंट काफी सारे चीज इधर उधर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक स्पेशल टाइम था, मतलब उसमें इकोनॉमी नॉर्मल पोजीशन में नहीं चल रहा था, तो इसीलिए वही बोल रहा है कि बेस पीरियड जो लोग है वो नॉर्मल है। जैसे मान लो किसी ईयर में जो है मतलब क्या बोले, वार लग गया था, मतलब लड़ाई होता है ना एक देश के साथ दूसरे देश का, तो जब लड़ाई होता है दो देशों में या दो से ज्यादा देशों में, तो उसमें क्या होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग उस ईयर को, जिस ईयर मान लो लड़ाई का इंपैक्ट आया था, उस स्पेशल ईयर को अगर हम लोग बेस मान लेते हैं और उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरिजन वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल पीरियड नहीं होता है। तो बेस पीरियड जो है वो हमें क्या लेना है, नॉर्मल लेना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून परवेज। अच्छा, फिर देखो बेस पीरियड हमें क्या करना है, नॉर्मल लेना है, ठीक है। फिर यहां पर इट शुड बी रिलेटिवली
रिलेटिवली रिसेंट, मतलब रिसेंट होना चाहिए, एकदम वही पुराने जमाने का, मतलब एकदम वो, अगर हम लोग अभी 2024 के लिए अगर हम लोग चूज कर रहे हैं 1880, ठीक है, तो ये नहीं होगा, एकदम आदम जमाने का हमें नहीं लेना है, इतना पुराना भी नहीं लेना है कि कुछ कंपैरिजन ही बेकार आ जाए। तो नॉर्मल तो लेना ही है, साथ ही साथ रिलेटिवली रिसेंट लेना है, मतलब लगभग रिसेंट हो ऐसा लेना है, बहुत पुराना एकदम मतलब इतने हिस्टोरिकल डेट को हमें बेस पीरियड मानना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर और एक पॉइंट हम लोग को लिखना है, चॉइस ऑफ suitable base period is टेम्पोररी सॉल्यूशन, टेम्पोररी सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया कि सूटेबल बेस पीरियड जो हम लोग ले रहे हैं वो कोई फिक्स नहीं है कि 2012 ले लिया तो 2012 ही रहेगा, वो चेंज होता है, वो एक टेम्पोररी सोल्यूशन है कि हाँ अभी के हिसाब से मुझे ये लेना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फिक्स रहेगा, वो चेंज होता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे यूज ऑफ एवरेज। तो हम लोग इंडेक्स नंबर का जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमें उस डेटा को क्या करना है, देखो हमें डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद उस पे क्या करना है, वर्क करना है, डेटा पे वर्क करना है, फिर उसको एवरेज करना है, फिर उस पे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इंडेक्स नंबर हमारा परसेंटेज में आता है, तो उसके लिए जो बेस्ट एवरेज मेथड यूज किया जाता है उसका नाम होता है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो द जियोमेट्रिक मीन is better in averaging। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब एवरेज करने के लिए हम लोग जियोमेट्रिक मीन लेंगे। देखो एरिथमेटिक मीन होता है मतलब नॉर्मल जो एवरेज तुम लोग करते हो, जियोमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। ये सब के बारे में सबको पता नहीं हो सकता, लेकिन एरिथमेटिक मीन सभी को पता है। क्यों? एरिथमेटिक मीन का मतलब नॉर्मल बात है, जैसे मान लो किसी को 20/20 मिला, एक में मिला 20/18 और एक सब्जेक्ट में मिला 20/15, तो एवरेज कितना मिला, तो कैसे करोगे, 20 + 18 + 15 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, यही होता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। लेकिन जियोमेट्रिक मीन जो है वो भी एक तरीके के एवरेज निकालने में काम आता है, और जब परसेंटेज का यूज करना है तो हमें जियोमेट्रिक मीन जो है बेस्ट माना गया है, ठीक है, कि जियोमेट्रिक मीन से परसेंटेज का एवरेज जो निकालेंगे जिसमें परसेंटेज निकालना है वो बेटर तरीके से आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग वो एरिथमेटिक मीन का ही यूज करते हैं क्योंकि वो सिंपल होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है। बट फॉर मोस्ट of the index arithmetic mean is used as of its simplicity, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है, इसके सिंपलिसिटी की वजह से हम लोग इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो देखो इंडेक्स नंबर का एक ओवरव्यू हम लोग को मिल गया। बेसिकली बात इतना है कि इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर जो है हम लोगों का एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक करके कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने तुम लोग को निफ्टी 50 का एग्जांपल दिया, तो हम लोग को क्या करना है कि इंडेक्स नंबर यूज करने से हम लोग टाइम टू टाइम जो है चेंजेस जो हो रहा है वैल्यू का, स्पेशली किसी भी प्राइस के वैल्यूज का चेंजेस को हम लोग जब परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो जो शॉर्टकट यूज करते हैं उसको इंडेक्स नंबर बोला जाता है। शॉर्टकट क्या है, हम लोग एक बेस ईयर मानते हैं जिसका वैल्यू 100 रखते हैं और उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और जब इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, पहला बात है कि डेटा का सिलेक्शन पे ध्यान रखना होता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा बात है कि इंडेक्स नंबर को जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सैंपल बेसिस पे करते हैं, क्योंकि कुछ भी चीजों के लिए हमें सर्वे करना है तो हम लोग पूरे पॉपुलेशन को जो है ग्रैप करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमें कुछ सैंपल ही लेना पड़ता है। और सैंपलिंग जो है रैंडम सैंपलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी कर सकते हैं। और डेटा जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो कंपेरेबल सिचुएशन में रहे, इसके लिए हमें क्या करना है,
इसके लिए हम लोगों को जो है हमेशा सिलेक्शन मेथड सेम रखना है, ताकि हम लोग सेम चीजों के लिए जब हम लोग डेटा को निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा, कंपैरिजन आसान हो। बेस पीरियड हमें क्या मानना है, बेस पीरियड जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो हम लोग का नॉर्मल होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि बेस पीरियड जो है वो हम लोग का रेफरेंस पॉइंट या स्टैंडर्ड पॉइंट होता है कंपैरिजन के लिए, लेकिन वो हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, उस पर कोई अदर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, जैसे फ्लड का इम्पैक्ट हो गया, वार का इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, या फिर कोविड जैसा कोई सिचुएशन हो गया। और ये रिसेंट होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिसेंट होना चाहिए, और ये कोई फिक्स्ड बात नहीं है, ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन है। हम लोगों को जब लगे कि बहुत पुराना हो गया है बेस मेरा, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एवरेज जो हम लोग मेथड यूज करेंगे, नॉर्मली परसेंटेज के लिए जियोमेट्रिक मीन को बेस्ट माना जाता है, लेकिन क्योंकि एरिथमेटिक मीन सिंपल टू कैलकुलेशन है, तो इसीलिए ज्यादातर जो है एरिथमेटिक मीन का ही यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हम तुम लोगों को यहाँ पर जैसे निफ्टी का एग्जांपल दिए, शेयर प्राइस का इंडेक्स, वैसे दो एग्जांपल और लिख लोगे अगर कहीं पूछ ले तो, जैसे कि WPI, इसका मतलब होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। मतलब होलसेल प्राइस में क्या चेंजेस हुआ है उसको अगर तुम लोग को पता करना है तो तुम लोग WPI देख सकते हो, ठीक है, WPI का गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है B2B वाला, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। और CPI का मतलब हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि B2C बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। तो ये हमें क्या ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है, ये हमें ये ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है कि जो हमारा होलसेल मार्केट है उसमें किस तरीके का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और CPI जो है ये हमें क्या चीज का मेजर करने के लिए हेल्प करता है, इन्फ्लेशन का मेजर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। कि इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन पता करना है तो कंज्यूमर के डेटा के ऊपर ही पता कर सकते हैं, होलसेल मार्केट से थोड़ी ना इन्फ्लेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स नंबर का क्या क्या मेथड होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कितने तरीके से मेजर करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखो रिलेटिव्स, मतलब परसेंटेज में क्या क्या मेजर करना पड़ सकता है हम लोग। पहला है प्राइस रिलेटिव, दूसरा है क्वांटिटी रिलेटिव, और रिलेटिव का मतलब होता है परसेंटेज, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्वांटिटी रिलेटिव, फिर वैल्यू रिलेटिव्स, वैल्यू रिलेटिव, फिर लिंक रिलेटिव, और आखिर में चेन रिलेटिव, ठीक है। प्राइस रिलेटिव में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस रिलेटिव में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, करेंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100, तो इससे हमें प्राइस रिलेटिव मिलता है। अब इसको कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, करेंट ईयर के प्राइस को P से डिफाइन किया जाता है, चाहे वो करेंट हो चाहे वो बेस हो, करेंट ईयर का होने से N से और बेस ईयर का होने से 0 से। अच्छा, N के अलावा P1 से भी डिफाइन कभी कभी किया जाता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा N लिखने का ही हैबिट है तो हम N ही लिखते हैं। अगर 1 कभी क्वेश्चन में आए तो बात वही है, करंट ईयर का प्राइस ही बता रहा है। अब क्वांटिटी रिलेटिव्स को हम लोग कैसे बताते हैं, क्वांटिटी रिलेटिव्स को ऐसे बताते हैं, देखो यहाँ पर करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्वांटिटी, ठीक है। इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करते हैं तो फिर वो रेशियो में दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो, करेंट ईयर का क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं, अगर करेंट ईयर का है तो N, या फिर Q1 भी हो सकता है, और जो हम लोग का बेस ईयर का है वो 0 इंटू 100, ठीक है। वैल्यू रिलेटिव, अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब हो जाता है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस, तब ना होगा वैल्यू। जैसे मान लो कि
अभी मान लो राइस जो है वो है, सपोज मान लो कि ₹30 पर केजी है, ठीक है, हम लोगों ने 2 kg राइस परचेज किया, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि कितना वैल्यू का परचेज किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, 30 इंटू 2 ₹60 का। तो हम लोगों ने क्वांटिटी इंटू क्या किया, प्राइस किया, तब ना जाके वैल्यू आया। तो वैल्यू रिलेटिव को कैसे निकालेंगे, वैल्यू रिलेटिव को निकालना पड़ता है करेंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू इंटू 100। तो करेंट ईयर के वैल्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, वैल्यू के लिए v यूज करेंगे, वही करेंट ईयर के लिए n, और जो हमारा बेस ईयर है उसके लिए 0, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग, और देखो मैंने यहाँ 100 ऊपर लिख दिया है तो नीचे और नहीं लिख रहे हैं 100, ठीक है। तो vn को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस अभी मैंने बताया प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो pn इंटू क्यूएन होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और v0 का क्या हो जाएगा, p0 इंटू Q0, ठीक है, क्योंकि Vn मतलब वैल्यू फॉर करेंट ईयर, तो करेंट ईयर का प्राइस, करेंट ईयर का क्वांटिटी, और नीचे करेंट बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब लिंक रिलेटिव कैसे होता है, लिंक रिलेटिव ऐसा होता है, देखो P1 बाई P0, दूसरा वाला हो जाएगा P2 बाई P1, फिर हो जाएगा P3 बाई P2 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा, ठीक है। इसका मतलब भी समझा देते हैं। चेन रिलेटिव का मतलब हो जाएगा ऐसे, P1 बाई P0, P2 बाई P0, P3 बाई P0 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि प्राइस रिलेटिव कैसे होता है। तो करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ठीक है, प्राइस का चेंजेस, तो करेंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। अब इसको हम तुम लोग को मेरे एग्जांपल में चेक करके दिखवाते हैं। देखो ये वाला जो मैंने दिया था ना, करेंट ईयर और डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ये वाला देखो, यहाँ पर करेंट ईयर का प्राइस लेना है 340, बेस ईयर का प्राइस लेना है 200 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 170%, ठीक है। मतलब प्राइस चेंजेस कितना हुआ है, 170%। जब 170% बोल रहा है, इसका मतलब जो भी प्राइस था उस पे और 70% बढ़ा है, क्योंकि हम लोग तो होल अमाउंट ऑफ प्राइस ले रहे हैं ना, चेंजेस तो ले नहीं रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर में, ठीक है। हम लोग क्या करें, होल अमाउंट ऑफ प्राइस ले रहे हैं। तो 340 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, मतलब मेरा प्राइस 200 से जो 340 हुआ है वो कितने परसेंट चेंजेस के लिए हुआ है, 170%। ये देखो 200 पे 170% लगाओ, तुम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 340। तो ये टोटल हुआ। अब अगर मुझे सिर्फ चेंजेस निकालने बोले तो हम ऐसे करके निकाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 140, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी का भी सेम तरीके से हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्वांटिटी का। और अगर वैल्यू का निकालेंगे तो क्वांटिटी इंटू प्राइस दोनों हमें करना है। फिर दूसरा देखो यहाँ पर लिंक रिलेटिव, लिंक रिलेटिव का मतलब हो गया एक के साथ एक का लिंक। जैसे मान लो कि स्पोर्ट्स चल रहा है और ऐसे मान लो हाथ पकड़ के सब ऐसे खड़े हैं, ठीक है, कोई एक गेम है मान लो, ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, एक का हाथ एक पकड़ा है, एक का हाथ एक पकड़ा है, मतलब लिंक हो रहा है सब में। तो लिंक रिलेटिव, तो देखो P1 का मतलब प्राइस जो है फर्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाय P0 यानी बेस ईयर का, P2 मतलब सेकेंड ईयर, P1 मतलब फर्स्ट ईयर। मतलब देखो फर्स्ट बाय बेस ईयर, ठीक है, या फिर करेंट ईयर बाय बेस ईयर। उसके बाद ये दोनों में देखो, हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे ये वाला कैसे होगा। चलो एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे कि ये लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव, हम एक एग्जांपल देते हैं तो तुम लोग समझ जाओगे। ईयर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। प्राइस मैंने लिख दिया मान लो ऐसे P0 P1 P2 P3 P4, और यहाँ पर वैल्यूज भी लिखा प्राइस का 100 120 140 160 और 150, ठीक है। अब अगर इससे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर इससे मुझे लिंक रिलेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालें, अगर इससे मुझे निकालना है लिंक रिलेटिव, ठीक है,
तो मुझे कैसे निकालना चाहिए? तो एक के साथ एक का लिंक होगा। नॉर्मली हम लोग का प्राइस का रिलेटिव चेंजेस क्या होता है? करेंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ठीक है। तो पहले 2 साल में देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों साल में करेंट ईयर कौन है? P1, और बेस ईयर कौन है? P0। मतलब मेरा कितना हो जाएगा? 120/100, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे, 1-2 का कंपैरिजन हो गया, अब 2-3 का करते हैं। अब 2-3 में मुझे एक चीज बताओ कि करंट ईयर कौन है और बेस ईयर कौन है? 2-3 में करंट ईयर कौन है और बेस ईयर कौन है? बोलो। तो मुझे करंट ईयर बाय बेस ईयर करना है। बोलो 2-3 में करंट ईयर कौन है और बेस ईयर कौन है? बेस इन ईयर 2, करंट ईयर 3। करंट ईयर 3, तो मुझे कितना लिखना चाहिए? इसका मतलब 140 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? 120, ठीक है। तो अगर इसको देखोगे तो ये मैंने कैसे लिख दिया बोलो तो? ये 100 मतलब P0, तो मैंने लिखा P1/P0। दूसरा वाला ये कैसे लिख दिया? P1 और ये P2 है, मतलब P2 बाय कितना हो गया? P1, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा था, P2/P1। फिर नेक्स्ट जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो फिर इन दोनों में करेंगे, ये दो का कंपैरिजन, फिर ये दो, फिर ये दो। अब 3 और 4 में कंपैरिजन करोगे तो बोलो कितना बाई कितना लिखोगे? 3 और 4 में कंपैरिजन करोगे हमेशा करंट ऊपर बेस नीचे, ये याद रखो। तो मुझे बोलो ये कैसे होगा? 3 और 4 में कंपैरिजन करने से ऊपर कितना लिखेंगे? 160/140। तो बोलो 160। 160/140। हाँ, तो फिर यहाँ पर P कितना हो जाएगा? 160 मतलब P3/P2, ऐसे हो गया, ठीक है। इस तरीके से एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो उस तरीके से ये चलता जाएगा। तो लिंक रिलेटिव का मतलब समझ में आया? पहले के साथ दूसरे का लिंक, ठीक है। जो सबसे करीब है उसके साथ लिंक। मैंने वही बोला ना, हाथ पकड़ना है। देखो अब ये इसी का हाथ पकड़ सकता है, अब ये जो है इसी का हाथ पकड़ेगा, ये थोड़ी ना इसका हाथ पकड़ लेगा। तो वैसे ही 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, इस तरीके से जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिलेटिव, ठीक है। उससे जो हमारा परसेंटेज आएगा। अब चेन रिलेटिव वो भी बताते हैं। चेन रिलेटिव वो कैसे होगा? चेन रिलेटिव, तो चेन कैसे देखने में होता है? कोई भी चेन, ये मान लो ये चेन है, इसमें बीड्स लगे हुए, ठीक है। तो चेन मतलब क्या हो गया? एक ही धागे में सारे मोती है, ठीक है। मान लो ये मोती है, बीड्स है, जो भी है, एक ही धागे के अंदर है। मतलब एक तो फिक्स रहेगा, एक कुछ तो फिक्स रहेगा, बाकी उसके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो बनेगा चेन, ठीक है। अब चेन में देखो फिक्स्ड हमारा क्या है? बेस ईयर हमें फिक्स्ड करना है। मतलब हमारा कंपैरिजन कैसे होगा? बेस ईयर के साथ इस ईयर का, इसके साथ इस ईयर का, इसके साथ इस ईयर का, इसके साथ इस ईयर का, ठीक है। तो देखो हमेशा ऊपर क्या जाएगा? P1 मतलब 120/100, ये हम लोग का हो गया P1/P0, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? बेस मेरा फिक्स्ड रहेगा, तो बेस मैंने फिक्स्ड कर दिया। उसके बाद P2 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 120/100, इस तरीके से चलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर दिखाया तुम लोग को चेन रिलेटिव P1/P0, P2/P0, P3/P0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम लोग को मेथड बताया ना, इससे तुम लोग को याद रह जाएगा कि किस तरीके से लिंक रिलेटिव और जो है चेन रिलेटिव का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हर जगह पे देखोगे करंट ईयर ही ऊपर है, बेस ईयर नीचे है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब प्राइस का कंपेयर कर रहे हैं तो बेस ईयर के बेसिस पे ही ना कर रहे हैं कि जैसे देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जब कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं कि अगर यहाँ पर करंट ईयर है 340 और यहाँ पर कितना हो गया 200, ठीक है। फिर इंटू हम लोग कितना कर रहे हैं? 100 कर रहे हैं। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना आया था? 70%, और बेस ईयर कितना था? 100। तो टोटल इंक्रीज होके कितना हुआ होगा? पहले 100 था बेस ईयर का जो डेटा था उसका वैल्यू, अभी 70% बढ़ा है, मतलब उसका वैल्यू अभी कितना हो गया है? अगर हम लोग इंडेक्स के हिसाब से चले तो उसका वैल्यू हो चुका है 170, इसीलिए 170% दिखा रहा है, ठीक है। तो हमेशा जब कंपेयर करते हैं तो नीचे हमारा बेस ईयर ही आता है। ये देखो यहाँ पर कंपैरिजन पे भी आया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग चेंजेस दे रहे थे तो 70% आ रहा था। यहाँ पर फुल वैल्यू दे रहे तो 170% आ रहा है, क्योंकि 340 कैसे बना है? 200 प्लस 140 करके, 200 यानी कि 100% वैल्यू, 140 यानी कि इंक्रीज्ड वैल्यू, दैट इज 70%। इसीलिए वो 170% पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इस पे इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अच्छा,
अब देखो हम लोग छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो ये सब ओवरव्यू है इंडेक्स नंबर को समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन इससे काफी आसान आता है, ऐसा मत समझो कि क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। बट इकोनॉमिकली चैप्टर काफी अच्छा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा तुम लोग को इंट्रो पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, क्यों इस पे अप्लाई होता है। जैसे मैंने अभी तुम लोग को लॉजिकली समझाया क्यों 170% हो रहा है, ठीक है। तो ये सब समझने से क्या होता है, क्वेश्चन करने में आसानी होता है। बाकी भी क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे कि हमारा कितना आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम थोड़ा सा लिखवा रहे हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, बाकी हम लोग अपना पीडीएफ से ही करने वाले हैं। तो एक पहला क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इन द ईयर 1975 and 1980 were ₹25 and ₹30। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो, टेकिंग 1980 as base year, the price relative is, the price relative is, ठीक है। हम लोग को प्राइस रिलेटिव निकालना है, मतलब प्राइस का चेंजेस निकालना है। तो रिलेटिव्स का मैंने बता दिया, प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगा, क्वांटिटी वैल्यू। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया तुम लोग को प्राइस रिलेटिव के ऊपर दिया है, तो तुम लोग को इस बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो तुम लोग मुझे निकाल के बताओगे, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं कि इसका प्राइस रिलेटिव का आंसर क्या हो। प्राइस रिलेटिव मतलब कुछ नहीं, प्राइस का चेंजेस, ठीक है। प्राइस रिलेटिव का आंसर कितना होगा ये तुम लोग मुझे बताओ। मतलब कॉमोडिटी का प्राइस 25 से 30 हो गया, तो क्या चेंजेस हुआ। मैम 20%। 20% नहीं, 20% नहीं होगा। मैम 83.3%। हाँ 83.33%, ये सही बात है। 83.33% होगा, क्योंकि यहाँ पर ना, अच्छा तुम लोग सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, हम लोग को लिखना है बेस, सॉरी करेंट ईयर। ऊपर हमेशा लिखना है करेंट ईयर का प्राइस, ठीक है। नीचे क्या लिखना है, बेस ईयर का प्राइस, ठीक है। इनटू क्या करना है, 100। तो यहाँ पर मुझे बोलो करेंट ईयर और बेस ईयर क्या है। तो दो ईयर है, एक है 1975 और एक 1980। इन जनरल मुझे बोलो कि बेस ईयर कौन सा लगेगा, तुम लोग को क्या लगता है। बेस ईयर हमेशा क्या होना चाहिए, मैंने बोला जो पुराना है और जो नया है वो मेरा क्या होना चाहिए, करेंट ईयर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये मेरा बेस ईयर है और ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट दिया है, टेकिंग 1980 एज बेस ईयर। तो हम लोग ये नहीं कर सकते, जब क्वेश्चन मुझे बोल देगा देन फॉलो द क्वेश्चन, अदरवाइज यही करना था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया। अदरवाइज यही करना था, तो मुझे इसको बेस मानना है तो इसको हम करंट मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मली मुझे ऊपर जो है वो 1975 लिखना था, ठीक है। सॉरी 1980 लिखना था, लेकिन अभी हम मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 1975 वाला प्राइस और यहाँ पर 1980 वाला प्राइस, ठीक है। और प्राइस हम लोगों को ना गिवन है, वो देख देख के लिख देना है। जैसे कि 1975 का प्राइस हम लोग का कितना है, 25, और 1980 का प्राइस कितना है, 30, ठीक है, इंटू 100। और ये करने पे आंसर आता है 83.33%, ठीक है, 83.33%। नॉर्मली बेस ईयर करंट ईयर में जो पास्ट वाला है, जो पुराना है, वही मेरा बेस ईयर होगा ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद बोले कि नहीं नहीं ऐसे फॉलो करो, तो फिर हम लोग को क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा, तब हम लोग जो है ऑपोजिट वाला नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 83.33% प्राइस रिलेटिव आया। अच्छा चलो, अभी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बोल रहा है इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन ए प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड। बोल रहा है
जिस पीरियड को हम लोगों ने बेस माना था उसके बेसिस पे जब हम लोगों ने चेक किया तब देखा किसी एक जगह पे जितने भी कॉमोडिटीज थे सभी का प्राइस इंक्रीज हुआ है 1.25 टाइम्स। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्लेस नाउ इज, तो उस प्लेस का अभी इंडेक्स नंबर कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन बताते हैं कैसे करके हमें करना पड़ेगा। ये देखो, एडिशनल क्वेश्चन बैंक से हम लोग कर रहे हैं 15th नंबर वाला। ठीक है, तो बेस ईयर जो होता है ना उसका इंडेक्स कितना होता है, उसका इंडेक्स होता है 100। ठीक है, करंट ईयर में क्या हुआ है इसके बारे में हमें क्वेश्चन बताया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन ए प्लेस इंक्रीज बाय 1.25 टाइम्स। ठीक है, कंपैरिजन टू बेस ईयर, तो करंट ईयर में क्या हुआ है 1.25 टाइम्स क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कंपेयर्ड टू बेस ईयर या बेस पीरियड, जो भी लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोल सकते हो कि कितना इंक्रीज हुआ है, ये बता सकते हो, इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है। 125। हाँ 125, 100 का 1.25 टाइम्स यानी इतना गुना, तो इंक्रीज वैल्यू है 125। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है कि अभी इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हुआ होगा उस जगह का, तो अभी बताओ इंडेक्स नंबर कितना बन गया होगा। पहले इंडेक्स नंबर कितना था 100, इंक्रीज कितना हुआ है 125, तो अभी इंडेक्स नंबर कितना बन गया होगा 225। 225, 100 प्लस 125 225। ठीक है, देखो हमें सिंपल से क्या बोला था कि बेस ईयर जो भी है वो हमें हमेशा 100 मानना है, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन कुछ बोल देता है। अगर क्वेश्चन बोलेगा 1000 मानो 1000 मानोगे, अदरवाइज 100। तो बेस ईयर का इंडेक्स 100 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि करंट ईयर में कमोडिटीज का वैल्यू 1.25 टाइम्स बढ़ गया है, तो फिर बढ़ने के बाद कितना कितना बढ़ा होगा, इंडेक्स 1.125 से बढ़ गया होगा, 100 का 1.25 टाइम्स का मतलब जैसे कोई चीज 10 रुपए था वो 2 गुना बढ़ गया, तो अभी उसका दाम 20 रुपए हो गया। ठीक है, मतलब 2 गुना बढ़ गया, मतलब इंक्रीज वैल्यू 20 हो गया, तो अभी उसका प्राइस कितना हो गया होगा 30। पहले कोई एक चीज हमें 10 रुपए में मिल रहा था, अब उसका वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, मतलब इंक्रीज होके इंक्रीज वैल्यू 20 है, तो अभी उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, 2 गुना वैल्यू पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 1.25 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो 100 का 1.25 मतलब इतना इंक्रीज हुआ है, तो इंडेक्स नंबर कितना हो गया 225 दोनों को मिला के। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम इंडेक्स नंबर में प्लस करना पड़ता है। इंडेक्स नंबर में प्लस करना पड़ता है ऐसा तो कुछ नहीं है, प्लस करने का बात ये नहीं है। इंडेक्स नंबर पहले अगर बेस ईयर इतना था तो करंट ईयर में फिर कितना, अगर प्राइस मेरा वही तो देखो ना 10 रुपए था किसी कॉमोडिटी का वैल्यू, अब मान लो उसका वैल्यू जो है 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, इंक्रीज वैल्यू कितना हो गया 20। ठीक है, तो अगर मुझे, ये तो मैंने प्राइस के हिसाब से दिखाया, लेकिन अगर हम लोग इंडेक्स नंबर के हिसाब से देखें तो इंडेक्स पहले 100 था, तो अभी इंडेक्स कितना हुआ होगा 100 तो पहले से ही था, प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू, तो प्लस इंक्रीज्ड वैल्यू कितना हो रहा है 125, तो अभी करेंटली इंडेक्स तो ऐड ही करना पड़ेगा ना, ऐड करने से तभी तो हमें पता चलेगा कि अभी हम लोग का करेंटली वैल्यू कितना हुआ है ना, तो इस वजह से ऐड हो रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो, ये बताओ प्राइस रिलेटिव को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभी दिखा इसमें से कौन सा सही है, प्राइस रिलेटिव को हम लोग कैसे बताएंगे, कौन सा सही है, देखो फॉर्मूला लिखवाया वहां से देख के बोलो। मैम सी। मैम हाँ सी। सी, ठीक है, 10th का सी हो जाएगा। पी एन बाई पी 0 इंटू 100, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हम थोड़ा सिलेक्टिव वे में अभी कर रहे हैं क्योंकि जो भी हम लोगों ने सीखा है उसके बेसिस पे ही करें। ये वाला बोल रहा है, देखो, इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट ए प्लेस इज 1994 इज 250, बोल रहा है कि 1994 में इंडेक्स नंबर किसी एक जगह का 250 था,
with 1984 as base year, then the price have increased on एवरेज बाय, बोल रहे प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, हम समझाते हैं। देखो 16 नंबर में क्या बोला है कि किसी एक जगह पे 1994 का इंडेक्स बताया है और 1984 को बेस मान के वो इंडेक्स बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है वो 1994 में कितना है, 250 इंडेक्स नंबर, ठीक है। और ये इंडेक्स नंबर जब बनता है किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मान के किया जाता है, तो 1984 को बेस मान के ये किया गया था। तो 1984 में इंडेक्स नंबर का वैल्यू कितना रहा होगा बोलो, क्योंकि बेस ईयर का वैल्यू हमारा फिक्स्ड होता है, बोलो कितना रहा होगा। 100 होगा। 100 होगा, क्योंकि हम लोग 100 मान के ही करेंगे हमेशा बेस ईयर, जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोल दे। तो ये करेंट ईयर, ये बेस ईयर। और वैसे भी जो हमारा मतलब जो सबसे पास वाला होता है वही करेंट ईयर होता है, पुराना वाला होता है वो बेस ईयर होता है। अब देखो क्या बोला है, नेम द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज बाय। अब देखो इंडेक्स नंबर बढ़ गया है तो प्राइस भी बढ़ा होगा कमोडिटी का, तभी इंडेक्स नंबर बढ़ गया है। हम लोग को ये पूछा है कि ये बताओ कि प्राइस कितना बड़ा है, एवरेज प्राइस कितना बड़ा है, तो कैसे निकालोगे बोलो। प्राइस रिलेटिव निकाल के देखोगे, कैसे देखोगे बोलो कितना होगा। मैम 250। 250 परसेंटेज, परसेंटेज में हो रहा है ना। हाँ हाँ। हाँ, ये 250 बाई देखो, 100 इंटू 100 250 हाँ होगा। हाँ ये देखो, थोड़ा सा चेंज होगा आंसर, यहाँ तक ठीक है। हम बताते प्राइस रिलेटिव हम लोग का क्या हो जाएगा, PN बाई P0 इंटू 100, ठीक है। तो N मतलब हम लोग का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और 0 मतलब कौन सा, ये वाला। तो 250 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो गया, 250%। तो 250% का मतलब हमारा प्राइस रिलेटिव कितना हुआ है, कितना परसेंट जो है चेंज हुआ है। लेकिन ये हमें यहाँ पर क्या पूछा है बोलो तो, इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है। तो ये देखो इंक्रीज्ड, ये कैसे निकालोगे, जैसे कि ये तुम लोग को समझ में आएगा। मेरा एग्जांपल अगर तुम लोग को याद है, जब मैंने यहाँ पर प्राइस रिलेटिव को लगाया था, मतलब मैंने जब यहाँ पर 340 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 किया था, तो मेरा आंसर कितना आया था पता है, 170%। मतलब मुझे फुल चेंजेस बताया इंक्लूडिंग द ओरिजिनल वैल्यू। तो मुझे अगर पूछे कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो मुझे कितना बताना पड़ेगा, 70%। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 340 का वैल्यू कितना होगा, मैंने बताया ना 100% प्लस 70%, क्योंकि पहले से तो 200 था ही और उसमें 340 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे ये पूछा है कि इफ द इंडेक्स प्राइस, ये बताया है करंट बेस ईयर का 1984, देन द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज बाय। तो प्राइसेस कितना इंक्रीज हुआ, ये तो प्राइस रिलेटिव है कि इतना परसेंट चेंज हुआ है। तो चेंज टोटल इतना परसेंट हुआ ना, टोटल इतना परसेंट हुआ, इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, ये कैसे निकालोगे बोलो। ये तो टोटल चेंजेस हुआ ना, तो इंक्रीज कैसे निकालोगे, जैसे 170% आया था तो बेस से माइनस किया ना, तो वैसे ही करना है। बोलो कितना परसेंट होगा मैम इंक्रीज। 150 बाई 100 इंटू 100। वैसे करोगे तो भी आ जाएगा 150 बाई 100 इंटू 100। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, 250 माइनस कितना 100, ये वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150%, या फिर जो बोल रहे हो वो भी हो जाएगा। जैसे कि देखो हम लोग इंक्रीज पूछा है ना, तो हम लोग पहले इंक्रीज डेटा निकालेंगे, इंक्रीज पे परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ पर हो गया 150, 250 से 100 से 250 हुआ है, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150%, ऑप्शन बी, ठीक है। 150% ऑप्शन बी। तो हम लोग को ना यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि प्राइस रिलेटिव बताओ, क्वेश्चन में चेंजेस होता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था, बताओ कि प्राइस रिलेटिव कितना होगा,
तो ये हो गया। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि प्राइस रिलेटिव, यहाँ पर पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ है। तुम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 150% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज वैल्यू निकाल लो, 250 से 100 से 250 हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 150, 150 आउट ऑफ कितना 100 और इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 17th नंबर बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ ऑल कॉमोडिटी इन ए प्लेस हैव डिक्रीज्ड 35% ओवर द बेस पीरियड प्राइस। तो बेस पीरियड में जो भी प्राइस रहा होगा, कुछ नहीं बोला है तो 100, अब वो 35% कम हो चुका है। देन द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ। अब उस जगह का इंडेक्स नंबर फिर कितना रह गया वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो हम लोग का बेस ईयर का प्राइस कुछ नहीं बताया तो हम लोग कितना मानेंगे 100, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है सारे कॉमोडिटीज के प्राइस 35% डिक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। तो करेंट ईयर का प्राइस कितना रहा होगा, 100 पहले था, ठीक है। अब 35% डिक्रीज हो गया तो कितना बन रहा होगा, 65, ठीक है। ये प्राइस डिक्रीज हो गया, अभी 65 हुआ होगा। हम लोग को वही पूछा है, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ, मतलब जो पहले 100 हुआ करता था इंडेक्स नंबर पे वो अभी 65 हो रहा है। बस इतना निकालने से ही होगा। यहाँ पर हमें पूछा है आंसर, देखो 65 ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। या देखो ना ऑप्शन कैसा है, ऑप्शन कोई परसेंटेज वगैरह में है भी नहीं, क्योंकि पूछा क्या है, प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटी इन ए प्लेस डिक्रीज बाय 35% ओवर बेस पीरियड प्राइस। तो बेस पीरियड का प्राइस कुछ नहीं बोलेगा तो कितना मानेंगे 100, और अगर बोलेगा बेस ईयर का इंडेक्स मानो तो भी 100 मानना है। तो 100 रुपीज अगर 35% कम हो गया है तो अभी उसका प्राइस कितना हो गया है 65। तो देन द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्लेस, एक्चुअली यही इंडेक्स नंबर है, यही प्राइस है, क्योंकि बेस ईयर को हम लोग बोल सकते हैं कि वो 100, क्योंकि यही इंडेक्स नंबर का रूल्स है। तो 100 इज द इंडेक्स नंबर एंड एज वेल एज वो रुपीस भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग माइनस करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर फिर कितना हो गया, इंडेक्स नंबर वही कम होने के बाद जितना हुआ 100 से वो घट के 65 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग लैंग्वेज थे, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से हमें आंसर देना है। अच्छा, अब हम लोग मेथड्स में चलते हैं। देखो मेथड्स क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा। एक तो हम लोग सीखेंगे सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा सीखना पड़ेगा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज का दो मेथड और होता है, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। एग्रीगेटिव और रिलेटिव। और वेटेड एवरेज का भी सेम होता है, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। एग्रीगेटिव जो मेथड है ये कैसे होता है सिंपल एवरेज का, यहाँ पर हमारा प्राइस इंडेक्स ऐसे निकलता है, हम लिख देते हैं फॉर्मूला फिर समझाएंगे। प्राइस इंडेक्स ऐसे होता है, समेशन पी एन डिवाइडेड बाई समेशन पी जीरो इंटू 100, और यहाँ पर प्राइस इंडेक्स होगा समेशन पी एन बाई पी जीरो इंटू 100 डिवाइडेड बाई एन होता है, ठीक है। अच्छा, एग्रीगेटिव को स्टार लगा देते, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पर सिर्फ प्राइस रिलेटिव का दिखाएंगे। प्राइस इंडेक्स ये इस वाले फॉर्मूले के लिए, ये इस वाले फॉर्मूले के लिए, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा समेशन पी एन बाई पी जीरो इंटू 100 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। अभी लिख लो, हम समझाते हैं क्या होगा। अच्छा, अब देखो हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है, सिंपल एवरेज का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, पहला है कि सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में तुम लोग को डिफरेंस पता है कि नहीं, हम थोड़ा सा बता देते। देखो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, देखो जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, पहले हम सिंपल और वेटेड एवरेज का डिफरेंस बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग मेथड में जाएंगे। जैसे मान लो मैंने 3 ईयर लगा दिया,
3 ईयर में मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, इन लाख लिख दिया मैंने, ठीक है, प्रॉफिट मान लो इन लाख लिख दिया, 100, 300 और 800, ठीक है। अब मान लो मुझे इसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो कितना होगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो तुम लोग बोलो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 400। 400। ये टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1200। 1200 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का है तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वेटेड एवरेज कैसे होता है, तो यहाँ पर हम एक कॉलम करते हैं वेट, फिर यहाँ पर एक कॉलम करेंगे वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा हम ना 3 कॉलम करेंगे, तो पहले इसको थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ पर फिर से वेट और वेटेड प्रॉफिट, फिर लिखेंगे वेट और वेटेड प्रॉफिट। 3 कॉलम क्यों बना रहे हैं बता देते हैं, वेट और वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब वेट को कैसे असाइन किया जाता है? वेट असाइन करने का रूल्स क्या है? अगर क्वेश्चन में मुझे ट्रेंड दिखे कोई भी चीज का, जैसे यहाँ प्रॉफिट का डेटा है, प्रॉफिट में अगर मुझे ट्रेंड दिखे, ट्रेंड का मतलब ट्रेंड 2 तरीके का हो सकता है, आइदर इंक्रीज या फिर डिक्रीज, किसी भी डेटा के अगेंस्ट में। तो मुझे एक चीज बोलो कि यहाँ पर प्रॉफिट का क्या कोई ट्रेंड है, और है तो कैसा ट्रेंड? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ट्रेंड। हाँ, 100, 300, 800, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो हमें वेटेज कैसे देना चाहिए? कम से लेके ज्यादा, ठीक है। जैसे कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, हम ये कॉलम का यूज बाद में करेंगे, पहले इसका दिखा रहे हैं। तो हम इसमें वेट ऐसे पुट करेंगे, रैंडमली पुट करना है, 1, 2, 3, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है तो मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, ठीक है। तो 1 दिया तो 2, तो यहाँ पर 3 दे दिया। अब वेटेड कैसे प्रॉफिट निकालते? वेट इंटू प्रॉफिट करके, तो 100 इंटू 1, 100, 300 इंटू 2, 600, 800 इंटू 3, 2400। अब इसका टोटल करने पे कितना आएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 3100, ठीक है। अच्छा, अब ये वेट का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब वेटेड प्रॉफिट कितना आएगा बोल सकते हो? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, कैसे निकालोगे बोलो? 3100 डिवाइडेड बाय मुझे कितना करना पड़ेगा? 5। 6, ठीक है। डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे? 6 करेंगे। क्यों 6 करना है ये? हाँ, ये देखो क्यों 6 करना है, बिकॉज ये हम लोग अगर 100 एक बार ले रहे हैं, 600 हम लोग 2 बार ले रहे हैं। बेसिकली हम लोग 100 ले रहे हैं, फिर 600 को हम लोग 2 बार ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, 600 को नहीं, यहाँ पर 100 को हम लोग एक बार ले रहे हैं, और जब 300 इंटू 2 कर रहे हैं तो 300 को 2 बार ले रहे हैं, ठीक है। 800 को हम लोग 3 बार ले रहे हैं, तो 800, 800, 800, तब ना जाके होता है 2400, और ये दोनों का एडिशन 600 और ये 100, तो ये कितना बार हो गया डेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और नॉर्मल एवरेज का रूल्स क्या है? जितने सारे डेटा है उतने से डिवाइड करना है। तो इसीलिए ये 6 बन गया कि 100 एक बार, 300 2 बार, 800 3 बार, तो टोटल 6 टाइम्स डेटा हम लोगों ने पिक किया। इसीलिए डिवाइडेड बाय वेट कर देना चाहिए अगर हम लोग वेट वाला ले रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डिवाइडेड बाय वेट कर देते हैं तो इसमें हम लोग का आंसर आएगा 516.60 लाख, इतना आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मली डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्या वेट 1, 2, 3 देना है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते? हाँ, दे सकते हो, वो भी हम बता रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर 3 से स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद मान लो मैंने दे दिया 6, तो यहाँ से यहाँ का गैप मैंने 3 का रखा है, तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 देना पड़ेगा। मुझे कंसिक्यूटिवली देना है, जो भी देना है, ठीक है। और क्योंकि मेरा जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, तो पहला वाला जो वैल्यू रहेगा, दूसरा वाला उससे ज्यादा, तीसरा वाला उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे वेटेड प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 इंटू 100, 300 हो जाएगा, 6 इंटू 300, 1800 हो जाएगा, 9 इंटू 800, 7200 हो जाएगा।
तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 9300, ম্যাম ठीक है। ম্যাম বলছি 369টা কেন হলো? 369টা কেন হলো, তাহলে 123টা কেন হলো বলো? ম্যাম আমরা ইয়ার ওয়াইজ ওয়েটেজ নিয়েছি, ফার্স্ট ইয়ারে একটা, সেকেন্ড না ইয়ারে এরকম দুটো। হয় না, ওয়েটেজ এরকম হয় না, তো বেসিক অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এও তো করেছি ওয়েটেজ আমরা ওরকম নিই না 1 ইয়ার, মানে ব্যাপারটা ওরকম নয়, ঠিক আছে। এখানে 1 2 3 আছে বলি আমি নিচ্ছি এরকম না, ওটাই তো আমি বললাম এক্ষুনি যে कंसेक्यूटिवली हम लोग कुछ भी ले सकते हैं लेकिन एक पैटर्न में लेना है। अगर यहाँ 3 ले रहे हो तो यहाँ 6, यहाँ 9, अपना मन है, ठीक है। वेट का कोई रूल्स नहीं होता है, हम लोग अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग 1 2 3 ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसका कोई रूल्स नहीं है कि वही हम बताने वाले ये लोगे जो आंसर आएगा, ये लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, कुछ अलग आंसर नहीं आएगा, लेकिन कंसेक्यूटिवली लेना है। जैसे यहाँ पर गैप 1 का है, यहाँ पर भी गैप 1 का है, तो यहाँ गैप 3 का है, यहाँ भी गैप 3 का है। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ 3 का गैप, यहाँ 4 का गैप, ये नहीं चलेगा। कंसेक्यूटिवली लेना है जब भी लेना है, ठीक है। कोई भी डेटा से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मैंने वही अभी थोड़ी देर पहले वही बात बोला, क्योंकि इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो पहला जो होगा दूसरा उससे ज्यादा होगा, तीसरा वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड मेरा इंक्रीजिंग है। अब तुम लोग 3 6 9 लो, या फिर 9 उसके बाद 12 और उसके ম্যাম बाद মানে 15 लो। গ্যাপটা সেম ইকুয়াল হতে হবে। হ্যাঁ এটাই তো বললাম, এটাই বললাম। वेटेड एवरेज प्रॉफिट चेक कर लो, फिर से वही सेम ही आएगा 9300, ठीक है। अब इसमें डिवाइड हो जाएगा 18 से यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें भी सेम आंसर आएगा, तुम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपल, और एक मैंने जगह खाली क्यों रखा है, क्योंकि सिंपल एवरेज में क्या हम लोग वेट नहीं देते हैं, देते हैं कितना, 1, ठीक है। सभी को हम लोग इक्वल मान लेते हैं, तो 100 इंटू 1 100, 300 इंटू 1 300, 800 इंटू 1 800, तो इसका टोटल 1200 और वेट का टोटल 3, तो डिवाइड करोगे तो 400 आएगा। बेसिकली सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी हमारा वेट कैरी करता है, लेकिन 1 या फिर सभी के लिए बराबर। जैसे अगर तुम लोग 1 नहीं लिख के 2 2 2 लिखोगे और यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकालोगे तो भी तुम लोग का सेम आंसर आएगा। तो वेट का लॉजिक ऐसा नहीं होता है कि मुझे फिक्स्ड ऐसा ही कुछ देना है। जब सिंपल कर रहे हो इसका मतलब सभी साल के प्रॉफिट को एक जैसा मान रहे हो, मतलब अगर 100 लाख कमा रहे हो तो भी तुम लोग के लिए जितना है, 300 लाख का मतलब भी उतना है, 800 लाख का मतलब भी उतना है। लेकिन वेटेड प्रॉफिट ज्यादा लॉजिकल होता है, क्योंकि देखो 100 लाख और 300 लाख बात एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 और 2 और 3 का मतलब क्या होता है, मतलब पहले कम उसके बाद ज्यादा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है। तो ये 300 कैसे बना होगा, 100 प्लस 200 करके, तो बेसिकली यहाँ पर 2 साल का प्रॉफिट क्यूमुलेट हुआ है। यहाँ पर 800 कैसे बनेगा, 100 प्लस 200 प्लस कितना, यहाँ पर 500 करके, ठीक है, तब जाके 800 बन रहा है। मतलब यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट है, देखो यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट है, यहाँ पर 2 साल का प्रॉफिट है, ठीक है, और यहाँ पर 1 साल का प्रॉफिट है। तो बात अलग होता है ना, तो सभी में एक एक कैसे दे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर मेरा ट्रेंड है, ठीक है, जिनका पार्टनरशिप है उन्होंने तो ये टॉपिक मैंने वहां पर भी बताया है, ठीक है, जिनका पार्टनरशिप होता है, ठीक है, जिनका नहीं है उनको तो मैंने नहीं करवाया, तो नहीं करवा सकते उनको। तो ये देखो, तो मैम पार्टनरशिप वैल्यूएशन में, ऑफ गुडविल में है क्या पार्टनरशिप में? हाँ हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, तो वहां पर भी मैंने जिनका है मैंने बताया है कि वेट क्यों देते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर मैंने ये लॉजिक नहीं बताया है 369 वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेट कैसे भी डालो, एक कंसेक्यूटिव होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, और अगर इंक्रीजिंग है तो उस तरीके से जाएगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग होता, सपोज मान लो पहले 300, फिर मान लो 200, फिर 100 होता, तब हम लोग वेट कैसे देते हैं, अगर 1 2 3 पे जाते हो तो 3 2 1 दे देना, ठीक है, इस तरीके से देना है। और अगर 9 6 3 पे जाओगे तो इस तरीके से उल्टा देना है, ठीक है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि तुम लोग को 369 पे जाना नहीं है, हम तो जस्ट समझा रहे हैं, तुम लोग 1 2 3 पे ही जाना, वो सबसे आसान होता है, ठीक है। कंसेक्यूटिवली 1 2 3 जाएंगे ना, क्यों 3 6 9 इतना कुछ करने जाए, तब तो हमारा गलत भी हो सकता है ना। तो बेटर ये है कि 1 2 3 पे ही जाना है। तो सिंपल सा बात ये हो गया हम लोग का कि अगर ट्रेंड जो है, ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करके वेटेज देना है, ठीक है। ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग है
तो क्या होगा, अगर डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, अगर ट्रेंड मेरा इंक्रीजिंग है तो वेट कैसे जाना चाहिए, तो तुम लोग क्या फॉलो करोगे, 1 2 3 करना, दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग है तो वेट क्या फॉलो करोगे, 3। अब 3 ही स्टार्टिंग होगा, ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, यहाँ जितना भी ईयर होगा लास्ट वाला ऐसे आएगा, 3 2 एंड 1, 1 में जाके कंप्लीट, जहां से शुरू होगा जाके फिर 3 2 1 में कंप्लीट होगा, ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसे वेट देना है, डिक्रीजिंग है तो ऐसे वेट देना है। तो वेट ओनली तभी जाता है जब मेरा डेटा में ट्रेंड है, अगर ट्रेंड नहीं है तो वेट नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सिंपल और वेटेज में मैंने डिफरेंस बता दिया, अब हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है वो सीखते हैं। देखो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है, द इंडेक्स नंबर फॉर द करेंट ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इससे समझाएंगे कि सिंपल एग्रीगेटिव में कैसे होता है। जैसे मान लो कॉमोडिटी, कॉमोडिटी दिया हुआ है, ठीक है। कॉमोडिटी जैसे कि वीट राइस ग्राम और पल्सेस। बेस ईयर में ये सारे कॉमोडिटी का प्राइस कुछ ऐसा था, 80 100 120 और 200, ठीक है। करेंट ईयर में ये सब का प्राइस चेंजेस हुआ, ये 100 रुपए हो गया, वीट जो है ये 150 रुपए बन गया, मान लो ये 250 हो गया और ये 300 हो गया, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इंडेक्स नंबर निकालना है करेंट ईयर का यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। फॉर्मूला तो दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला काफी सारा हो जाएगा इस चैप्टर में, लेकिन उसको याद रखने का तरीका समझना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बोलो, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है एग्रीगेट में कितना मिला है, मतलब इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज मत बोलो, बोलो एग्रीगेट में कितना मिला है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्लास में कितना परसेंटेज आया। जैसे मान लो किसी को पूछ लिया कि 10th में कितना मिला है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये बताओ कि इंग्लिश में कितना मिला, हिस्ट्री में कितना मिला, जियोग्राफी में कितना मिला, मैथ्स में कितना मिला, लाइफ साइंस में कितना मिला, जो भी जिसका सब्जेक्ट रहता है, ये हम नहीं पूछ रहे। एग्रीगेट का मतलब बोलो 10th में कितना परसेंटेज आया, ठीक है। तो एग्रीगेट का मतलब है मुझे वीट राइस ग्राम और पल्सेस का अलग अलग जो है इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे ओवरऑल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी कॉमोडिटी को ऐड कर देंगे। तो बेस ईयर के प्राइस को, प्राइस का मतलब ही होता है पी, बेस ईयर को हम लोग P0 से डिफाइन करेंगे, तो समेशन ऑफ P0 निकालेंगे और यहाँ पर समेशन ऑफ Pn निकालेंगे। अब इसका टोटल कितना होगा, 80 प्लस 120 200 200 400 और 100 500, और यहाँ पर हो गया 100 और 100 200 200 400 400 और 300 7, और ये हो गया 800, ठीक है। ये Pn और ये P0 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। किस चीज का, प्राइस का, क्योंकि प्राइस का डेटा है तो हम लोग निकालेंगे प्राइस इंडेक्स, लेकिन कौन से मेथड से निकालेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। तो हम लोग को नॉर्मल रूल्स तो पता है, ऊपर क्या आता है Pn और नीचे क्या आता है P0, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट में निकालेंगे तो इसके आगे समेशन चला जाएगा इंटू 100। तो Pn है 800, P0 है 500 इंटू 100। अब ये कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा, 160%, ठीक है। ये 5 हो गया, 5 से 800 बाई 5 करोगे 160% आ गया। तो ये मुझे ये बताने का जरूरत क्यों, हम बोल रहे हैं कि ताकि तुम लोग फॉर्मूले को याद कर सको। जैसे देखो अगर हम बोलेंगे यहाँ से रटो इतना सारा फॉर्मूला तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो एग्रीगेट का मतलब क्या है, मुझे ओवरऑल बताना है। तो ओवरऑल प्राइस फॉर बेस ईयर, ओवरऑल प्राइस फॉर करेंट ईयर, और बाकी रूल्स तो मेरा नॉर्मल है, Pn बाई P0 हर जगह
तीन फॉर्मूला लिख रखा है, तीनों में ही वही होता है Pn बाई P0, लेकिन उसका यूज करने का तरीका अलग है, डिपेंड करता है कि किस मेथड का नाम दिया हुआ है। तो सिंपल एग्रीगेटिव में हमें क्या करना है, कुछ वेट लगेगा नहीं, ठीक है, वही तो सिंपल होता है जहां कुछ वेटेज का कंसेप्ट नहीं होता है। तो जो भी डेटा है उसको एग्रीगेट करेंगे, जितने भी कॉमोडिटीज आइटम्स जो भी रहेंगे, तो यहाँ कॉमोडिटीज था, सभी का एग्रीगेट कर लिया, करने के बाद चेंजेस निकाला, मतलब मैंने ओवरऑल चेंजेस निकाला। जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि मुझे ये मत बोलो कि 10th में इस सब्जेक्ट में इतना मिला, उसमें उतना मिला, उसमें उतना मिला, ये बोलो कि पूरे 10th में कितना मिला, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेट होगा, ये याद रखने के लिए मैंने लिखवाया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग को काफी सारा मिलेगा। इसके बाद हम लोग ये वाला मेथड थोड़ा सा देखते हैं, सिंपल रिलेटिव मेथड। इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है, सिंपल रिलेटिव मेथड। सिंपल रिलेटिव मेथड क्या होगा, एक एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ फॉर्मूले को याद रखने के तरीके के लिए और कुछ नहीं, नहीं तो ये नहीं भी करने से होता है। द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2012 taking 2011 as base year from the data given by using simple relative। अच्छा, इसका ना काफी सारा नाम होता है, तो वो स्लैश दे दे के लिखवा देते, यूजिंग सिंपल रिलेटिव मेथड, और इसका नाम होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक हो जाएगा सिंपल प्राइस रिलेटिव, ठीक है। ये तीन नाम, तो ये तीन नाम देखो, मैंने वहां पर जो स्ट्रक्चर बनाया ना, वहां से भी तुम लोग को मिलेगा। पहले मैंने क्या बोला, सिंपल रिलेटिव मेथड, ये देखो सिंपल रिलेटिव मेथड, ठीक है। रिलेटिव मेथड यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सिंपल। अब इसके साथ हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, सिंपल एवरेज एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज रिलेटिव, ठीक है। तो इसीलिए देखो मैंने एक नाम तुम लोग को लिखवाया है सिंपल एवरेज रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो रिलेटिव चेंजेस किस चीज का निकाल रहे, प्राइस का, तो ये भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिंपल दिया है तो मतलब सिंपल वाला ही निकालना है, एग्रीगेटिव देगा तो एग्रीगेटिव, और रिलेटिव वाला देगा तो रिलेटिव, ठीक है। अब हम तुम लोग को डेटा प्रोवाइड करते हैं। कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मैंने दे दिया, मान लो यहाँ पर नाम हम इस तरीके से लिख देते हैं, ABCD और E, कॉमोडिटी का नाम। अब मैंने ज्यादा नाम डिटेल्स में नहीं दी। प्राइस इन 2011 और प्राइस इन 2012। अब यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं। एक कॉमोडिटी का मान लो 11 में प्राइस था 115, ये था 108, ये 95 था, ये 80 था और ये 90 था। अब 12 में जो चेंजेस हुआ 125, 117, 108, 95 और 95, मान लो इस तरीके से चेंजेस हुआ। अब हमें ये कॉमोडिटी का जो चेंजेस है, क्या बोला, इंडेक्स नंबर निकालना है 2012 का, 2011 को बेस ईयर मान के, फ्रॉम द डेटा गिवन बाय सिंपल रिलेटिव मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो अगर मुझे रिलेटिव चेंजेस निकालना है, ठीक है, तो ये मेरा तो P0 है क्योंकि 11 है, और ये मेरा Pn है, ठीक है। तो चेंजेस कैसे निकलता है, हम लोग को पता है Pn बाई P0 इंटू 100, लेकिन यहाँ पर मुझे एग्रीगेट में नहीं निकालने बोला है, मतलब ओवरऑल नहीं निकालने बोला है, इंडिविजुअली। इसका मतलब मुझे हर एक कॉमोडिटी का चेंजेस निकालना पड़ेगा। जब मुझे सिर्फ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बोल रहा है, एग्रीगेट नहीं बोल रहा है, मतलब मुझे हर एक कॉमोडिटी का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। मतलब Pn बाई P0 इंटू 100, ये जो हम लोग करेंगे, ये A से लेके E तक सारे कॉमोडिटी का एक बार में नहीं निकालेंगे, इंडिविजुअली निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो, इससे फॉर्मूला याद रहेगा, इंडिविजुअली निकालना है Pn बाई P0 इंटू 100 करके, ठीक है। चलो, तो Pn बाई P0 इंटू 100 करते हैं, तो Pn पहले वाले केस में 120
25 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100। ठीक है, हम थोड़ा सा इसे टेढ़ा करके लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ जगह नहीं होगा। और इसके बाद वाला हो जाएगा पीएन, मतलब 117 बाई 108 इंटू 100। ठीक है, फिर इसके बाद पीएन बाई पी जीरो, मतलब 108 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100। ठीक है, फिर यहाँ पर पीएन मतलब 95 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, और लास्ट वाला पीएन मतलब 95 बाई 90 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका वैल्यूज जो है, मेरा ना कैलकुलेट किया हुआ है इस एग्जाम्पल में, तो हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग चेक करके देख लेना बाद में। ठीक है, सही है, ये हम करवाते हैं नॉर्मली ये वाला एग्जाम्पल, तो मेरा ये कैलकुलेटेड है। 1118.75 होगा। नॉर्मली कैलकुलेटर पे करना है तुम लोग को, और कुछ नहीं। और इसका टोटल करने पे आएगा 555.02। ठीक है, तो ये हम लोग का किस चीज का आंसर आ गया बोलो तो? समेशन ऑफ पीएन बाई पी जीरो इंटू 100 का आ गया। मतलब जब भी मुझे सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड बोलेगा, मुझे इंडिविजुअली जो भी आइटम्स दिए हुए रहेंगे, चाहे वो कॉमोडिटी हो चाहे कुछ और हो, सबका इंडिविजुअली मुझे प्राइस चेंजेस निकालना है, उसके बाद उसका टोटल करना है। और क्योंकि ये जो मेथड है इसमें एक एवरेज नाम जुड़ा हुआ है ना, देखो दोनों मेथड में क्या नाम जुड़ा हुआ है? एवरेज। तो जब हम लोगों ने ये किया था तब तो एवरेज हो गया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों का एवरेज होना बाकी है, तो यहाँ पर हम लोग एवरेज कैसे करेंगे? ये देखो, एवरेज के लिए हमें क्या करना है, इसमें और एक चीज ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि ऐसे करना है, Pn बाई पी जीरो इंटू 100, ये टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, डिवाइडेड बाई एन यानी नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो ये हो गया 555.02, और नंबर ऑफ आइटम्स ए से लेके ई तक है, यानी 5 आइटम्स है, तो इसका आंसर हो गया 111.004। ठीक है, तुम लोग डिवाइड करके देख लो, 555.02 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 111.004 ये हम लोग का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, ये किस मेथड से आया? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनली एग्रीगेटिव मुझे डेटा निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग का कैसे कैलकुलेट हुआ? एग्रीगेटिव में सिंपल एग्रीगेटिव करके प्राइस इंडेक्स निकाला गया। यहाँ पर जब निकालेंगे तो उसका एवरेज भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ना यहाँ पर नाम लिखवा दिया है। ठीक है, सिंपल रिलेटिव, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव। जब सिंपल रिलेटिव बोलेगा इंडिविजुअली निकालना है, फिर उसका हम लोगों को एवरेज भी करना है डिवाइडेड बाय एन करके। ये टोटल सारे कॉमोडिटी का हो गया, तो एक एक कॉमोडिटी का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 5 करने से ये आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग ये वाले मेथड को देखते हैं। वेटेड एवरेज जो है उसमें हम लोग सबसे पहले ये एग्रीगेटिव मेथड वाला देखेंगे। ठीक है, फिर रिलेटिव वाला देखेंगे। एग्रीगेटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम 5-6 फॉर्मूला है, वो भी अलग अलग लोगों के नाम पे। ठीक है, ये देखो, नाम भी याद रखना पड़ेगा। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, पहला नाम है लास्पियर्स। ठीक है, LASPEYER लास्पियर्स इंडेक्स नंबर, या फिर लास्पियर्स जो भी बोलो, लास्पियर्स इंडेक्स नंबर। तो लास्पियर्स इंडेक्स नंबर इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जिन्होंने ये फाइंड आउट किया ना इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, उनका नाम था लास्पियर्स। ठीक है, ये सब साइंटिस्ट के नामों पे है। तो अगर हम लोग इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो देखो हमें क्या निकालना होता है इंडेक्स नंबर में? नॉर्मली हम लोग प्राइस चेंजेस निकालते हैं। तो नॉर्मल देखो, हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग प्राइस रिलेटिव चेंजेस कैसे निकालते हैं? पीएन बाई पी जीरो करके निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे वेटेड। तो वेटेड का मतलब क्या होगा कि प्राइस के साथ कुछ एक वेट मल्टीप्लाई होगा। तो वेट के बेसिस पे इन्होंने क्या मल्टीप्लाई किया है? क्वांटिटी। ठीक है, वेट के बेसिस पे क्या मल्टीप्लाई किया है? क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया है। लेकिन क्वांटिटी कौन सी ईयर का लिया है? बेस ईयर, करंट ईयर दोनों, या फिर सिर्फ बेस ईयर या फिर करंट ईयर? तो लास्पियर्स ने सिर्फ बेस ईयर को अपने क्वांटिटी के लिए चुना है। ठीक है, तो इसीलिए Q0 Q0।
अब इनटू यहाँ पर 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्राइस रिलेटिव हमारा परसेंटेज में होता है। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पर हम लोग लगाएंगे समेशन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना है, समेशन, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा समेशन Pn इंटू Q0 और समेशन P0 इंटू Q0। तो याद रखने का तरीका Pn बाई P0 ये हमारा फिक्स्ड होता है। अब क्योंकि वेटेड है तो वेटेड के रूप में हर एक फॉर्मूले में आएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एग्रीगेटिव है, एग्रीगेटिव में हमें क्या देखा, अभी सिंपल वाले केस में भी तो देखा, सारे प्राइस फॉर करेंट ईयर और सारे प्राइस फॉर बेस ईयर टोटल कर देना है। तो सारे प्राइस फॉर करेंट ईयर और सारे प्राइस फॉर बेस ईयर टोटल कर देना है, क्योंकि वेटेड है तो वहां पर हमारा क्वांटिटी भी जाएगा। और याद रखना है कि क्वांटिटी कौन से ईयर का लेना है, बेस ईयर। वो कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद रख सकते हो, लास्ट ईयर्स जो है तो ऐसे याद रख सकते हो, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर्स लास्ट ईयर, लास्ट मतलब जो पुराना, ठीक है, लास्ट मतलब जो पुराना हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर Q0 आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो, ये हम टेक्निक बता रहे कि कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है पैसेज। पैसेज इंडेक्स नंबर, इसका स्पेलिंग है PAACHES एपोस्ट्रोफी S, ठीक है। अच्छा ये कैसे निकलेगा, इनका भी वही सेम चीज था, ठीक है। इन्होंने भी बोला कि भाई Pn बाई P0 तो सभी कोई रिसर्च करने में यूज करेंगे, क्योंकि ये तो काफी लॉजिकल है, ये मुझे भी यूज करना है, ठीक है। पैसेज ने बोला, ऐसा कुछ बोला नहीं है, मुझे बोल रहे थे कि तुम लोग को याद रहे, ठीक है। अब क्योंकि ये इनका फॉर्मूला वेटेड के ऊपर है तो इनको भी कुछ वेट लगाना पड़ेगा, तो वेट में क्या लगाना है, क्वांटिटी, ठीक है, वेट में क्या लगाना है, क्वांटिटी। अब इन्होंने बोला कि लेस्पियर्स ने तो 0 लेके किया, अगर हम भी 0 लेके करेंगे तो डिफरेंस क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, हम कुछ अलग करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है करंट ईयर के क्वांटिटी को ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि एग्रीगेटिव है तो मुझे क्या चाहिए, इन सबका टोटल चाहिए, ठीक है, ये ऐसे इंटू 100। तो इस तरीके से तुम लोग को याद रखना है। तो लेस्पियर्स लास्ट ईयर, तो इसका मतलब ये बेस ईयर को लेके काम करते हैं क्वांटिटी के केस में, और ये किसको लेके काम करेंगे, करेंट ईयर को लेके काम करेंगे क्वांटिटी के केस में। ये याद रखने के लिए मैंने लिख दिया, बाकी तुम लोग अपने अपने दिमाग में कुछ भी स्टोरी बना के याद रख सकते हो, ठीक है। कि इन्होंने 0 रखा, इन्होंने NN रखा, मतलब इन्होंने करेंट ईयर रखा, इन्होंने बेस ईयर रखा। और सबसे और एक चीज भी देख सकते हो, अल्फाबेटिकली जो है एल के बाद ही पी आता है, तो एल आगे आता है तो उसके लिए 0 और पी बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो ये एन हो जाएगा। ये भी एक प्रोसेस है, याद रख सकते हो, जैसा याद रहे, या फिर कुछ और स्टोरी दिमाग में चल रहा है तो उससे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। मार्शल एज EDGE एजवर्थ इंडेक्स नंबर, ठीक है। इन्होंने क्या फॉर्मूला रिसर्च किया, इन्होंने भी बोला Pn बाई P0 से मुझे कोई इश्यूज नहीं है, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्वांटिटी जो हमारा बेस है उसको हम कैसे लेंगे, तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे ना, बेस ईयर और करेंट ईयर के क्वांटिटी का एवरेज कर देंगे। मतलब हम ऐसे करेंगे Q0 प्लस QN डिवाइडेड बाई Q0 प्लस QN, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे हम समेशन इसके आगे, ठीक है। एग्रीगेटिव है तो समेशन सबका लगेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये एवरेज कैसे हुआ, वो भी हम बता देते हैं। देखो Q0 प्लस QN डिवाइडेड बाई 2 करने से तो एवरेज होगा, और नीचे वाला भी Q0 प्लस QN डिवाइडेड बाई 2 करने से एवरेज होगा। अब इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। Q0 प्लस QN डिवाइडेड बाई Q0 प्लस QN, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया, एवरेज ही किया। मार्शल एजवर्थ ने बोला ना तो हम लेस्पियर्स जैसा कुछ करेंगे कि सिर्फ बेस ईयर का ही क्वांटिटी ले लेंगे, ना तो हम मार्शल जैसा करेंगे, हम भी कुछ अलग करेंगे, तभी ना कोई मुझे भी याद रखेगा। तो इन्होंने कुछ अलग किया, क्या किया, इन्होंने बोला कि Pn बाई P0 तो भाई रहेगा ही, वो तो बेटर है, लेकिन Q0 और QN जो है हम दोनों को लेके काम करेंगे, तो हम दोनों का एवरेज कर देते हैं। तो एवरेज ऐसे होता है ऑब्वियसली, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसमें जो हमारा वेट है क्वांटिटी का वो इस तरीके से जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। देखो क्वेश्चन फॉर्मूला जो है ना वो धीरे धीरे याद हो जाता है,
थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ और कुछ दिमाग में अपना रखना है कि हाँ इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, अदरवाइज क्या होता है एक के साथ एक जो है मिक्सड अप हो जाता है। तो हम जैसे जैसे स्टोरी बोल रहे हैं वैसे याद रख सकते हो या अपने हिसाब से याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट होगा पाउलिस इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये भी इन्होंने भी रिसर्च किया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मुझे लेस्पियर्स और पैसेज का जो फॉर्मूला है वो काफी अच्छा लगा, लेकिन हम दोनों का ना एवरेज कर देंगे। तो इन्होंने रिसर्च कैसे किया, इन्होंने बोला लेस्पियर्स वाला डेटा और पैसेज वाला डेटा दोनों का हम एवरेज कर देंगे, इन्होंने ऐसा बोला। तो इन्होंने इस तरीके का रिसर्च किया। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, क्योंकि ये एवरेज है ना। तो एरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, लेस्पियर्स एंड पैसेज इंडेक्स नंबर। वो देख के भी लग रहा है मैंने जो लिखा है, फिर भी मैंने लिखवा दिया एरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज इंडेक्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद 5th नंबर में हम लोग लिखेंगे फिशर्स, ये नाम है ठीक है, फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर, इसको हम लोग आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम बताएंगे ठीक है बाद में, कि क्यों इसको आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज। तो इन्होंने एरिथमेटिक मीन किया, बाउलिस ने एरिथमेटिक मीन किया लेस्पियर्स और पैसेज का, और फिशर्स ने क्या किया, जियोमेट्रिक मीन। तो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, अगर तुम लोग को याद है, कि परसेंटेज निकालने के लिए बेस्ट जियोमेट्रिक मीन को माना जाता है। और एरिथमेटिक मीन में जैसे नंबर ऑफ डेटा जितना होगा डिवाइड उतने से होगा, सारे नंबर ऑफ डेटा को ऐड ऑन करना होता है। और जियोमेट्रिक मीन मतलब अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं जियोमेट्रिक मीन के फॉर्मूले को यूज करके, उस केस में क्या होता है कि हम लोग का डेटा मल्टीप्लाई होता है और उस पे इस तरीके से रूट लगता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या आंसर आया, जियोमेट्रिक मीन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कल भी हम बता रहे थे रेशियो के क्लास में, इसको हम लोग हाफ लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये सेकेंड रूट है, सेकेंड रूट का मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होता है, प्रोडक्ट ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज इंडेक्स ये सब ना हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा अब इसका देखो, इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। तो लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या था, लेस्पियर्स ने बोला Pn/P0, मुझे कोई इश्यूज नहीं है इसमें, लेकिन हम वेटेड वाले हैं तो वेट लेंगे, हम Q0 लेंगे। ठीक है, ये लेस्पियर्स का कहना था, समेशन ठीक है इंटू 100, ये था लेस्पियर्स वाला फॉर्मूला। पैसेज का फिर क्या था, समेशन ऑफ Pn/P0, इससे इनको भी कोई इश्यूज नहीं था, और इन्होंने अपना क्वांटिटी जो है वो Qn रखा इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पैसेज वाला। तो जब फिशर्स निकालोगे तो लेस्पियर्स और पैसेज दोनों का वैल्यू हमें याद होना चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर देखें तो सारे चीजों को ही याद करना है, लेकिन एक तरीके से याद करना है। अगर ऐसे ही जाओगे याद करने की हम इसको रट लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज याद रखो, Pn/P0 सभी का फिक्स्ड है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक। बाकी लोगों ने तो दूसरे का चीजों को यूज किया है, जैसे फिशर्स और बाउलिस का अगर बोलो तो इन्होंने लेस्पियर्स और पैसेज वाले फॉर्मूले को यूज किया, किसी ने एरिथमेटिक मीन किया, किसी ने जियोमेट्रिक। ये तो याद रखना काफी आसान है, ये तीनों को याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने बताया अगर याद रखोगे तो याद हो जाता है। Pn/P0 फिक्स है, बिकॉज प्राइस रिलेटिव का यही होता है। अब एग्रीगेटिव है तो सबके आगे समेशन लग गया, क्योंकि वेटेड है तो इनटू कुछ एक वेट होना चाहिए। वेट के लिए क्या यूज किया गया है, हर जगह पे क्वांटिटी। किसी ने दोनों ही क्वांटिटी हम लोगों का प्रीवियस ईयर का यूज किया, किसी ने दोनों ही क्वांटिटी करंट ईयर का यूज किया, और किसी ने दोनों का एवरेज कर दिया। बस इतना सा बात है। ठीक है, इसको जैसे हम बोल रहे हैं वैसे अगर एक दो बार रीड करोगे और उसके बाद क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही, तो उसमें तुम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, मतलब होमवर्क देते हैं। ठीक है, हम एक होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन मैम ये तुम लोग लोग कौन था, मैथमेटिशियन?
हाँ, रिसर्च किया था इन्होंने, साइंटिस्ट। 36, 40 और 52, ये 52, 51, ठीक है, 66, ये कुछ क्वेश्चंस जो है तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर हम भूल जाते हैं ना तो मुझे एक बार जस्ट बोलोगे तो हम शेयर कर देंगे। कहाँ से करना है? ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक से करना है। नीचे तुम लोग को आंसर भी मिल जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा आंसर है, वो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, वैसे ऑप्शन देख के तो आंसर नहीं कर पाओगे जो भी हो, तो पहले ये खुद से ट्राई करके तुम लोग एक बार देख सकते हो। आसान है टॉपिक, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के तरफ फॉर्मूला तो स्टैटिस्टिक्स में हर जगह पे ही है, लेकिन थोड़ा याद करना पड़ेगा इस तरीके का फॉर्मूला। तो ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, कहाँ से करना है? एडिशनल क्वेश्चन बैंक से करना है, ठीक है। और मेरे से पीडीएफ एक बार मांग लेना है अगर हम भूल जाते हैं। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।